हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो प्रश्न होंगे इस वीडियो के अंदर ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए। तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपको याद करते हुए चलना है इनको। और चैप्टर की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, अगर आपने चैप्टर की वीडियो को नहीं देखा है अच्छे से तो आप इसको कम से कम 2 बार देखो। चैप्टर की वीडियो को देखने से ये हो जाएगा कि आपको लंबे समय तक वो चीजें याद रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा मिड टर्म के एग्जाम के टाइम पे भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू वगैरह सब बना रखे थे, आप उसको भी जरूर देख लेना। वेबसाइट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे eklavyastudypoint.com, गूगल पे जाके आपको सर्च करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो होने वाली है इसमें आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं और 8 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्जाम में वो दोनों प्रकार के क्वेश्चन कवर करा दूंगा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की। फर्स्ट चैप्टर आपके सामने और फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि मेसोपोटामिया जो है इसका अर्थ क्या है, यानी कि मेसोपोटामिया का क्या मतलब है, क्योंकि पहला चैप्टर आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता के ऊपर है। तो चलिए इसे देखते हैं। मेसोपोटामिया जो है वो यूनानी भाषा के 2 शब्द हैं, एक है मेसोस एक है पोटेमोस। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है मेसोपोटामिया, ठीक है। अब मेसोस का मतलब क्या है? मेसोस का मतलब होता है बीच में, यानी कि मध्य में, ठीक है, बीच में। और पोटेमस का मतलब होता है नदी, यानी कि इसका मतलब अगर दोनों को मर्ज करके इसका अर्थ निकालें तो इसका अर्थ हो जाएगा कि 2 नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है, जो उपजाऊ क्षेत्र था, उसी को मेसोपोटामिया का नाम दिया गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक नदी ये है और एक नदी ये है, इन 2 नदियों के बीच में जो उपजाऊ भूमि थी इसको मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। ये पूरी एक सभ्यता थी, ठीक है। दुनिया की कोई भी आप सभ्यता देखोगे तो सभी सभ्यता किसी ना किसी नदी के किनारे ही बसती है, क्योंकि वहां पे उपजाऊ जमीन होती है, ठीक है। तो ये मेसोपोटामिया याद रखना है। अब आगे क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है कि वो 2 नदियां कौन सी थी जिसके बीच के उपजाऊ क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता था, ठीक है। या फिर क्वेश्चन को घुमा के पूछेंगे कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो किन 2 नदियों के बीच में विकसित हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दजला और फरात। 2 नदियां थी, एक का नाम था दजला, एक का नाम था फरात, ठीक है। दजला और फरात नदी के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र था इसी को क्या कहा जाता था? मेसोपोटामिया कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में पशुपालन के लिए प्रसिद्ध कौन से घास के मैदान थे? तो आप जानते हैं कि मेसोपोटामिया में स्टेपी जो होते हैं, स्टेपी घास के मैदान थे, ठीक है। दुनिया भर में घास के मैदान जो होते हैं उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे इसे स्टेपी कहा जाता है, ठीक है, कुछ जगह पे स्टेपी घास के मैदान है, कहीं पे पंपास है, कहीं पे वेल्स है, ठीक है। सभी जगह पे जो घास के मैदान है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे स्टेपी घास के मैदान थे। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। उक्त कथन की तर्कसंगत आपको व्याख्या करनी है, यानी कि दुनिया जो है उसको मेसोपोटामिया की सभ्यता ने क्या दिया है? सबसे बड़ी जो देन मानी जाती है वो देन मानी जाती है काल गणना, यानी इन्होंने काल को गिनना या फिर उसके समय का आकलन करना सिखाया। फिर ये गणित को बहुत अच्छे से जानते थे, तो कई मैथ के जो फॉर्मूलेज वगैरह हैं वो भी यहाँ से मिलते हैं। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो, मेसोपोटामिया की जो सबसे बड़ी देन मानी जाती है वो उसकी काल गणना मानी जाती है, ठीक है। और दूसरी देन जो मानी जाती है वो गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा मानी जाती है। तो ये बिल्कुल ठीक है। 1800 ईसा पूर्व के आसपास कुछ ऐसी हमको पट्टिकाएं मिली हुई है जिसमें गुणा और भाग की तालिकाएं मिलती है, यानी कि उसमें टेबल मिली थी जिसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की रूल्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज समझोगे कि ये लोग मैथ को अच्छे से जानते थे, ठीक है, और काल गणना यानी समय को गिनना जानते थे। जैसे 1 घंटे में कितने मिनट होंगे, 1 दिन में कितने घंटे होंगे, 1 साल में कितने महीने होंगे, 1 महीने में कितने दिन होंगे, ये सब कुछ जानते थे, ठीक है। तो दुनिया को इन्होंने ये चीजें दी हैं। और ये जो पट्टिकाएं मिली हैं यहाँ पे वर्ग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है, ठीक है, वर्गमूल वगैरह, ये सारी जो टेबल्स हैं इसकी ये भी मिली है। इसका मतलब ये मैथ वगैरह अच्छे से जानते थे। अब मेसोपोटामिया के जो निवासी थे उनसे ही हमको ज्ञात होता है कि पृथ्वी जो है उसके चारों ओर चंद्रमा एक परिक्रमा करता है, उसके अनुसार काल का विभाजन होता है। अब काल विभाजन में याद रखना कि 1 साल में यानी 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं भाई? 12 मंथ होते हैं। आज के समय में हम इस चीज को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, आज भी हम इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। ये कहते हैं कि 1 मंथ में यानी 1 महीने में 4 वीक्स होते हैं, यानी कि 4 हफ्ते होते हैं, हम भी ये मानते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर 1 दिन में ये कहते हैं कि 1 डे में 24 आवर होते हैं, यानी 24 घंटे होते हैं, ये भी ठीक है, आज भी हम इसको मानते हैं, ठीक है।
1 आवर में 60 मिनट होते हैं, हम इस चीज को फॉलो करते हैं। तो ये जो चीजें इन्होंने बताई है, ये जो कालगणना इन्होंने बताई है, आज के समय में भी हम इसको फॉलो करते हैं। आज भी हमारे यहाँ पे आप देखोगे एक साल में 12 ही महीने होते हैं, एक महीने में 4 ही हफ्ते होते हैं, ठीक है। जो इन्होंने बताया उस चीज को फॉलो करते चले आ रहे हैं। जो आज भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये कालगणना हमको कहाँ से मिलती है? तो ये मेसोपोटामिया के जो निवासी थे उनसे हमें जानने को मिलती है। उसके बाद ये केवल मेसोपोटामिया तक सीमित नहीं रही, बाद में ये रोम में गई, ठीक है। फिर इस्लामी जो दुनिया है वहां पे गई, यूरोपियन जो थे उन्होंने भी इसको अपनाया। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग साक्षर थे, स्पष्ट कीजिए। यानी मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो बहुत कम ही लोग थे जो पढ़े लिखे थे, पढ़ना लिखना जानते थे। आखिर ऐसा क्यों भाई? जब इन्होंने दुनिया को काल गणना दी है और मैथमेटिशियन वगैरह सब यहाँ पे रहे हैं, तो फिर लोग वहां के साक्षर कम क्यों थे? आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो देखिए क्या था कि मेसोपोटामिया में काफी कम लोग ऐसे थे जो पढ़ लिख सकते थे। इसका रीजन था कि उनकी भाषा में ना केवल प्रतीक या चिन्ह की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि उसको समझना भी बहुत जटिल होता था। अब देखो आज के समय में हम वर्णमाला पढ़ते हैं, उसमें बहुत लिमिटेड अक्षर होते हैं, हम उसको पढ़ते हैं और सीख जाते हैं लैंग्वेज को, ठीक है। लेकिन इनकी जो भाषा थी ना, उसमें प्रतीक होते थे और चिन्ह होते थे जिसकी संख्या सैकड़ों में थी। अब जैसे आप अल्फाबेट से याद करते हो ABCD, इस तरीके से आपके सामने 26 अल्फाबेट दे दिए जाते हैं, आप तुरंत याद कर लेते हो। लेकिन अगर मैं आपको 1000 अल्फाबेट दे दूं, बोलो इसको याद करो, तो आपको कितनी मुश्किल होगी। तो ऐसा ही इनके साथ था, सैकड़ों प्रतीक चिन्ह होते थे जिनको याद रख पाना बहुत मुश्किल था, जटिल था। फिर क्या था, गीली पट्टियों पर ये लिखते थे। ये काम भी आसान नहीं होता था गीली पट्टिकाओं पे लिखना, इसलिए विशेष वर्ग के लोग जो थे वही साक्षर होते थे। जो ज्यादा पैसे वाले होते होंगे, विशेष वर्ग के होते होंगे, वही इन सब कामों को करते होंगे। इसी कारण मेसोपोटामिया में साक्षरता का जो स्तर था ना, वो कम देखने को मिलता है। यानी कि ज्यादातर लोग पढ़े लिखे यहाँ पे नहीं थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मंदिर मेसोपोटामिया की सभ्यता के अभिन्न अंग थे। ये आपको स्पष्ट करना है, समझाना है। तो देखिए 5000 ईसा पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास शुरू हो जाता है, और इन बस्तियों में कुछ ने तो प्राचीन शहर का रूप ले लिया। यानी यहाँ पे बस्तियां बसनी शुरू होती है, धीरे धीरे वहां पे विकसित होती है, और कुछ बस्तियां ऐसी होती हैं जो प्राचीन शहर यानी जो पहले के शहर होते थे उसका रूप ले लेती है। कुछ प्राचीन शहर ऐसे होते हैं जहाँ पे मंदिर के चारों ओर विकसित होते हैं। यानी कि वहां पे क्या होता है, एक मंदिर होता है, उसके चारों ओर कुछ शहर विकसित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी मंदिरों की महत्वपूर्ण विशेषता याद रखना। मेसोपोटामिया वाली जो सभ्यता है, इसमें से एक क्वेश्चन मंदिर पे आ जाता है, इनकी संस्कृति वगैरह पे आ जाता है। तो ये मंदिर वाला क्वेश्चन जरूर याद करके जाना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 5000 साल पहले यानी 5000 ईसा पूर्व में यहाँ पे बस्तियां बसनी शुरू हुई, फिर वो प्राचीन शहर के रूप में विकसित होने लगी। वहां पे मंदिर होता था, मंदिर के चारों ओर बस्तियां विकसित होने लगी। ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। जो सबसे पहला मंदिर पता लगा है, जो ज्ञात मंदिर है, वो छोटा सा था, देवालय। देवालय जहाँ पे देवों का निवास हो, ठीक है, ईश्वर का निवास हो। वो कैसे बना होता था? कच्ची ईंटों का बना होता था शुरू शुरू में। मंदिर जो होते थे वो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का निवास स्थल माने जाते थे। ऐसा माना जाता था कि इन मंदिरों में देवी देवता जो है वो निवास करते हैं, यानी कि रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, यहाँ पे उर की पूजा करी जाती थी। उर कौन थे? चंद्र देवता थे, यानी चांद चंद्र देवता माने जाते थे। और इन्नाना को पूजा जाता था। इन्नाना जो थी वो प्रेम और युद्ध की देवी थी, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। और प्रारंभ के कुछ मंदिर जो थे वो साधारण घर जैसे होते थे, यानी जैसे लोगों के आम घर होते वैसे ही घर जैसे होते थे, उनकी आकृति घर जैसी थी। क्योंकि ये भी देवताओं के घर माने जाते थे, तो ये साधारण बनाए जाते थे, सिंपल बनाए जाते थे, ठीक है। ईश्वर जो होता था वो पूजा का केंद्र बिंदु होता था, क्योंकि सभी पूजा किसकी करेंगे मंदिर में आके? ईश्वर की करेंगे, भगवान की करेंगे। लोग जो थे वो देवी देवताओं के लिए अनाज लेकर आते थे, दही लेकर आते थे, मछली वगैरह लेकर आते थे, ठीक है। आराध्य देव जो होते थे, इनके जो ईश्वर होते थे जिनकी ये पूजा करते थे, वो इनके खेतों के, इनके जो मत्स्य क्षेत्र होते हैं, जो इनके पशुधन होता था, उसके स्वामी माने जाते थे। यानी सबके मालिक जो होते थे इनके आराध्य देव माने जाते थे। मेसोपोटामिया में मंदिर केवल धार्मिक केंद्र नहीं थे, ये याद रखना। पेपर में ये लाइन भी आती है कि मेसोपोटामिया में मंदिर केवल धार्मिक केंद्र नहीं थे, बल्कि आर्थिक केंद्र के रूप में भी देखे जाते थे। यानी यहाँ पे आर्थिक क्रियाएं जुड़ी हुई थी। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि जहां पे मंदिर होते थे वहां पे बसावट होती थी, फिर वहां पे बाजार वगैरह लगा करते थे, लोग चीजों की खरीदारी वगैरह करते थे, चीजों को बेचा जाता था, ठीक है। तो वो आर्थिक केंद्र, आर्थिक क्रियाएं भी वहां से होने लगी थी। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की जो प्रमुख उपलब्धि है उसके बारे में आपको बताना है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है उसने विश्व को क्या दिया है।
ठीक है, ये बताना है। तो अगर आपको ध्यान से आपने इससे पहले क्वेश्चन देखा हो तो आपको इसका आंसर वहां पे भी मिलेगा, मैंने बताया था। चलिए इसको देखते हैं। देखो, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, इसकी जो प्रमुख उपलब्धि है उसमें लेखन कला को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग जो थे वो लिखना जानते थे। उस समय में टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं था, पेन पेंसिल कागज नहीं होता था, तो ये लोग मिट्टी की गीली पट्टिका पे लिख लिया करते थे, उसको सुखाते थे। ठीक है, तो जो संसाधन उस समय में उपलब्ध थे ये उसका इस्तेमाल करते थे। लेखन के लिए ये लोग मिट्टी की पट्टिका का इस्तेमाल करते थे, और इनके जो अक्षर होते थे वो कीलाक्षर होते थे। ठीक है, नुकीले होते थे। अलग अलग ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे। ठीक है, कोई ध्वनि है उसके लिए अलग चिन्ह होगा, दूसरी ध्वनि के लिए अलग चिन्ह होगा। तो इस तरीके से ये लिखा जाता था। फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है वो है काल गणना। अब आपको याद आएगा कि ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं, तो ये इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां वाला क्वेश्चन आता है, तो वहां पे भी आप बता सकते हो। ठीक है, काल गणना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, पूरी दुनिया को इन्होंने काल गणना सिखाया है। गणित का ज्ञान, ये भी हमने पढ़ा था। गणित का ज्ञान जो है 1800 ईसा पूर्व के आसपास कुछ पट्टिकाएं ऐसी मिलती हैं जिसमें गुणा और भाग की तालिकाएं मिलती हैं। आपने पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल की जानकारी भी मिलती है कुछ पट्टिकाओं से। हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकाला कैसे जाता है वो भी हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्ती का विकास शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे लोग यहाँ पे आने लगे, शहरी जीवन यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, लोग यहाँ पे शहरी जीवन को ज्यादा महत्व देते थे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे समुदाय थे जो एक साथ रहा करते थे। अलग अलग समुदाय होते थे, लेकिन शहरों में तो आपको पता है अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, तो यहाँ पे ये चीजें होती थी। मेसोपोटामिया के लोग व्यापार बड़े स्तर पर करते थे। इनका व्यापार जो था वो बाहर के देशों से भी होता था। ठीक है, यानी कि एक देश से दूसरे देश में इनका व्यापार चलता था। तो ये सारी बातें आपको बतानी थी, तो मिलता जुलता क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है कि जो शहरीकरण है इसकी विशेषता बताइए। शहरीकरण या नगरीकरण जो होता है उसकी क्या विशेषता होती है? सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि देखो जो लोग जो थे वो ज्यादातर शहरों में रहना पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि शहरों में सुविधाएं ज्यादा होती हैं। ठीक है, यहाँ पे नए नए कस्बे बसने लगे। अब कस्बा क्या होता है? यानी देखो, एक होता है गांव, एक होता है शहर। ठीक है, एक होता है कस्बा। कस्बा जो होता है वो गांव से तो ज्यादा डेवलप होता है, लेकिन शहर के जितना डेवलप नहीं होता। यानी कि जब कोई कस्बा, मतलब गांव से तो ऊपर मान लो आप कस्बे को, लेकिन शहर जितना नहीं है, तो वो गांव और शहर के बीच का हिस्सा मान लो, बीच में आता है कस्बा। कस्बा जो होता है वहां पे थोड़ी थोड़ी आपको शहरों जैसी सुविधाएं मिलेगी, थोड़ा थोड़ा गांव जैसा भी दिखेगा। ठीक है, मिला जुला सा मिलेगा। तो यहाँ पे कस्बे बसने लगे। फिर शहरों में शिल्प कार्य होते थे, निर्माण कार्य होते थे, यहाँ पे व्यापार खूब होता था। शहरों में उच्च वर्ग भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एकल परिवार को अच्छा माना जाता था। जो न्यूक्लियर फैमिली होती थी, सिंगल फैमिली होती थी, उसको ज्यादा अच्छा माना जाता था। तो ये सारी चीजें क्या है? शहरीकरण की विशेषता है। पेपर में आता है क्वेश्चन तो आप बता देंगे आराम से। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में माल की आवाजाही का प्रबंध किस प्रकार से किया जाता था? तो माल की आवाजाही जो है उसका सबसे बेहतर साधन जो है वो जलमार्ग है। क्यों? अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे, कभी आप वर्ल्ड मैप को बहुत ध्यान से देखना, तब आपको पता लगेगा कि वर्ल्ड मैप में जब आप देखते हो, आपको उत्तरी अमेरिका दिखेगा, दक्षिणी अमेरिका दिखेगा, यूरोप दिखेगा, अफ्रीका दिखेगा, एशिया दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। ये तो आपको दिखेंगे, लेकिन आपको एक चीज कॉमन दिखेगी कि सारे महाद्वीप कहीं ना कहीं समुद्र से घिरे हुए हैं। ठीक है, यानी जल मार्ग से घिरे हुए हैं। तो एक फायदा ये हो जाता है जल मार्ग का कि भाई कोई मार्ग तो बनाना पड़ता नहीं है, वो पहले से ही है। तो जहाज के जरिए, यानी जो पानी के जहाज होते हैं, पानी के जहाज के जरिए एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के देशों के बीच में आसानी से व्यापार हो जाता था। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आपको याद रखनी है। यानी कि माल की आवाजाही, यानी जो चीजों को खरीदा जाता था या लिया जाता था, उसकी आवाजाही के लिए सबसे जो बेहतर साधन माना जाता था वो जलमार्ग होता था। ठीक है, पानी के रास्ते से वो जाते थे। अनाज के बोरे से लदी हुई नाव आसानी से हवा के वेग के साथ नदी के द्वारा ले जाई जाती थी, क्योंकि नदी में घर्षण तो होता नहीं उतना ज्यादा, तो हवा का वेग के कारण आसानी से नाव चली जाती थी। पुराने मेसोपोटामिया की जो नहरें होती थी या जो प्राकृतिक जल धाराएं होती थी, वहां पे भी छोटी बड़ी जो बस्तियां होती थी उसके बीच में जो यहाँ पे छोटी मोटी नदी है या छोटा मोटा जो जल धाराएं चल रही है, ये उसका भी यूज कर लेते थे और छोटी मोटी नाव ले जाके अपना वहां से व्यापार कर लेते थे। चीजों को आगे ले जाना, बेचना, खरीदना, ये सब हो जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में जो पट्टिकाएं मिली है, ठीक है, जो पहली पट्टिकाएं मिली है वो कब की है? आपको ये बताना है। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका मिली है वो 3200 ईसा पूर्व की है, और उसमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं भी दी गई है। ठीक है, उसमें क्या है? उसमें चित्र आपको देखने को मिलते हैं, उसमें चिन्ह और संख्याएं वगैरह जो है वो देखने को मिलती हैं। मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी?
कीलाकार लिपि, ठीक है, ये होती थी, और इसमें चिन्ह जो होते थे उसकी संख्या बहुत ज्यादा होती थी, सैकड़ों चिन्ह होते थे, इसीलिए इसको याद कर पाना काफी जटिल होता था, इसीलिए लोग यहाँ पे कम साक्षर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के लोग किन वस्तुओं का निर्यात करते थे, यानी एक्सपोर्ट कर देते थे। तो जो वस्तु इनके पास ज्यादा होगी उसका एक्सपोर्ट करेंगे। तो क्या ज्यादा थी? कपड़ा, ये कपड़े को एक्सपोर्ट करते थे। कृषि से रिलेटेड जो उत्पाद होते थे, क्योंकि खेती करते थे तो उससे जो भी उनको फसल वगैरह होती थी वो एक्स्ट्रा में उसको ये क्या करते थे? बेच देते थे। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के लोग विभिन्न प्रकार की जो धातुएं और पत्थर है वो कहाँ से मंगाते थे। तो ये लोग क्या करते थे? लकड़ी हो गया, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी, ये अलग अलग प्रकार के पत्थर जो थे ये तुर्की से खरीदा करते थे, ठीक है, ईरान से खरीदा करते थे, और जो खाड़ी पार के देश है उनसे मंगाया करते थे, उनसे ये लोग ये चीजें खरीदते थे। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा जाता है, मारी शहर की विशेषता बताइए। ठीक है, तो मारी क्या था? यहाँ का एक महत्वपूर्ण नगर था, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक महत्वपूर्ण नगर है मारी। मारी एक महत्वपूर्ण नगर था, और ये व्यापारिक स्थल पे स्थित था, यानी जहां पे एक ऐसा रोड हो, एक ऐसा रास्ता हो, मान लीजिए जहां से व्यापार होता हो, उसके वहीं पे स्थित था। यहां से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, मदिरा, तेल वगैरह ये जो चीजें होती थी नाव के जरिए क्या करी जाती थी? एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते थे। ठीक है, फरात नदी के रास्ते तुर्की, सीरिया, लेबनान, यहाँ पे चीजों को पहुंचा दिया जाता था। मारी नगर जो है व्यापार के दम पर बहुत ज्यादा फला फूला, समृद्ध हो गया, बहुत अमीर हो गया, और एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र बन चुका था। मारी के राजा जो थे वो एमोराइट समुदाय के थे, नाम याद रखना, पेपर में आता है, एमोराइट समुदाय के थे। इनकी जो पोशाक होती थी, इनके जो कपड़े होते थे वो वहां के जो मूल निवासी होते थे उनसे डिफरेंट होते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया के देवी देवताओं के आदर के साथ साथ स्टेपी क्षेत्र के स्टेपी क्षेत्र के जो देवता थे ड्रैगन, उनका भी ये सम्मान करते थे, और इन्होंने ड्रैगन देवता के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, ताकि वहां की जनता भी इनसे क्या रहे? खुश रहे। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो इराक है, ठीक है, इराक की जो भौगोलिक विविधता वाला देश है, इसके बारे में आपको बताना है कि इराक जो है आज के समय में देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो सभ्यता है वो यहीं पे होती थी। तो इसकी भौगोलिक विविधता आपको बतानी है। भौगोलिक विविधता यानी कैसा था, क्या वो पहाड़ थे, नदी थी, समतल था, कैसी भूमि थी, ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो भौगोलिक विविधता को अगर हमें देखना है ना, तो इराक को हमें 3 से 4 कैटेगरी में बांटना होगा। उसका एक जो नॉर्थ ईस्ट वाला भाग है उसको बांटना होगा, फिर उसका नॉर्थ वाला हिस्सा हो गया, उसका पूर्व वाला जो ईस्ट वाला हिस्सा है, और जो उसका साउथ वाला हिस्सा है, इन सभी को हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कहाँ पे क्या था। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो ये जो इनका नॉर्थ ईस्ट होता था, यहाँ पे मैदान थे, ठीक है, हरे भरे मैदान थे, यहाँ पे पेड़ों से ढकी हुई पूरी पर्वत श्रृंखला होती थी, यहाँ पे स्वच्छ पानी के झरने होते थे, जंगली फूल मिलते थे, अच्छी किस्म के यहाँ पे अच्छी फसलें होती थी, यहाँ पे पानी था तो यहाँ पे वर्षा वगैरह ठीक थी। उत्तरी भाग की बात करें तो यहाँ पे घास के मैदान थे, जिसको स्टेपी कहा जाता था। जहाँ पे घास के मैदान होते हैं वहां पे पशुपालन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जानवरों के लिए सर्दियों की वर्षा के बाद खूब चारा उपलब्ध हो जाता था आसानी से। ये कहाँ पे? उत्तरी भाग में। अगर मैं पूर्वी भाग की बात करूं तो यहाँ पे जो दजला है, दजला नदी जो है या उसकी जो सहायक नदी है, वो ईरान की तरफ जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन था। ईरान की तरफ जाना है तो दजला का इस्तेमाल करके ईरान की तरफ जाया जा सकता था। अब बात कर लेते हैं इसका दक्षिण भाग, ठीक है, जो इसका साउथ वाला एरिया है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे रेगिस्तान था, ठीक है, ये यहीं पर सबसे पहला लेखन जो प्रणाली थी यहीं पे शुरू हुई थी, और नगरों का उद्भव जो है वो भी यहीं से आपको देखने को मिलता है। उपजाऊ भूमि भी यहाँ पे कुछ जगह पे उपलब्ध आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी कुछ भौगोलिक विशेषता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ, मेसोपोटामिया के संदर्भ में समझाना है आपको। यानी जो शहरों का विकास हुआ था ना, वो ग्रामीण समृद्धि के कारण हुआ था, क्योंकि गांव यहाँ पे फल फूल रहे थे। तो देखो, शहरी अर्थव्यवस्था जो होती है वो कभी भी आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, उन्हें नगर या गांव के लोगों से उत्पन्न वस्तु या सेवाओं के लिए आश्रित होना पड़ता है। जैसे शहरों में लोग खेती नहीं करते हैं, शहरों में क्या होता है? उद्योग होते हैं, लोग उद्योगों में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, खेती नहीं करते हैं वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इनको खाने के लिए तो अनाज चाहिए ना, वो तो खेती से आएगा, तो वो किस पे निर्भर होंगे? गाँव के लोगों पे निर्भर होंगे। ठीक है, यानी कि अपने खाने पीने के लिए गाँव के लोगों पे निर्भर होते थे। खाद्य सामग्री हो गया या फिर अनाज हो गया, इसके लिए शहरी लोग गाँव पे निर्भर रहते थे। मेसोपोटामिया में पत्थर की मुद्रा बनाने वाले, पत्थर को उकेरने वाले, उस पे जो डिजाइन यानी नक्काशी जिसको कहा जाता है, उसको बनाने वाले जो होते थे वो बाहर से मंगाते थे। क्या होता था? पत्थर की मुद्रा बनाते थे, उसको उकेरते थे,
और शहरी जो विनिर्माता है, जो मैन्युफैक्चरर है, उनके लिए ईंधन, धातु या विभिन्न प्रकार के जो पत्थर होते हैं, लकड़ी होती है, ये चीजें भी अलग अलग जगह से लाई जाती थी। यानी जो भी काम इनका है वो सब अलग अलग जगह से आ रहा है, इसलिए ये पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं थे, कहीं ना कहीं गांव की समृद्धि पे डिपेंडेंट होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन किस प्रकार शहरी जीवन की विशेषता था। ठीक है, आपको ये समझाना है। तो देखिए, श्रम विभाजन का मतलब है कि जो अलग अलग लोग हैं उनके पास अलग अलग व्यवसाय था, यानी लोग अलग अलग कामों में लगे हुए थे। कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, कोई व्यक्ति कोई दूसरा काम कर रहा है, इस तरीके से श्रम विभाजित था। मेसोपोटामिया में जो राजा थे वो सामाजिक पदानुक्रम में शीर्ष में थे, यानी समाज में अगर देखें तो राजा का जो स्थान होता था वो सबसे ऊपर होता था। ठीक है, सबसे ऊपर राजा होता था। प्राचीन मेसोपोटामिया में धर्म की मान्यता थी, इसलिए जो पुजारी होते थे उनका उच्च वर्ग में समझा जाता था। इसके बाद अगर हम पुजारी की बात करें तो पुजारी भी उच्च वर्ग में माने जाते थे। ठीक है, जिस तरीके से राजा उच्च वर्ग में है ऐसे पुजारी भी होते थे। वस्तु विनिमय हमेशा समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, चीजों को एक्सचेंज किया जाता था। प्राचीन समय में जो व्यापार होता था उसमें एक्सचेंज सिस्टम होता था, एक चीज लेनी है तो दूसरी चीज उनको देनी पड़ती थी। ठीक है, और व्यापारी होते थे, ये अपनी जीविका चलाने के लिए वस्तुओं का व्यापार करते थे। इसके बाद किसान हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पे व्यापारी वर्ग हो गया, फिर किसान वर्ग हो गया, मजदूर वर्ग हो गया। इस तरीके से पूरा समाज में एक श्रम विभाजित था कि सब ये लोग होते हैं, इन सभी का अपना अपना काम होता है। और सबसे नीचे जो होते थे वो गुलाम होते थे, यानी सबसे निचले स्तर पे गुलाम आ जाते थे। ठीक है, गुलामों का भी काम जो था वो अपना जो घरों के काम वगैरह होते थे ये सारे काम करते थे। ठीक है, उनका एक तरह से दास थे, जो इनको कहा जाएगा इनको वो काम करना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास के साक्ष्य के आधार पे आपको बताना है। तो देखो, 3200 ईसा पूर्व में कुछ पट्टिकाएं मिली है जिससे पता लग जाता है। इसके अलावा उरुक जो एक शहर था, यहाँ पे जो मंदिर है, यहाँ पे बैल, मछली, रोटी आदि के लगभग 5000 सूचियां प्राप्त हुई है। ठीक है, लिस्ट प्राप्त हुई है। इससे पता लगता है कि भाई ये लोग क्या करते थे, लेखन जानते थे, क्योंकि मंदिर बनाने में जो भी चीजें लेन देन हुई है या जो दान वगैरह हुआ है उसका पूरा का पूरा हिसाब रखा जाता था। ठीक है, लेखन कार्य समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत के बाद आया था। अब देखो क्या था, पहले अगर मान लो आपको कोई हिसाब किताब करना है, आपको कुछ चीजें खरीदनी है, अगर आप उसको लिख कर रखते हो तो वो स्थायी होता है, परमानेंट होता है। 2 साल 4 साल बाद आप देखोगे वो लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन अगर आप दिमाग में रखोगे तो थोड़े दिन बाद भूल जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए लेखन कला का की शुरुआत हुई थी। मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो मिट्टी की पट्टिकाओं पे लिखते थे। हमने पहले ही पढ़ा था, चिकनी मिट्टी होती थी, उसको गूंथते थे, गीला करते थे, उसको पट्टी के रूप में बनाते थे, फिर नुकीली चीज से लिखते थे, बाद में उसको धूप में सुखाते थे। ठीक है, तो फिर वो सूख जाता था तो उस पर लिखा हुआ परमानेंट हो जाता था। और लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण जो थे वो कीलाकार हो गए थे, नुकीले हो गए थे, और यहाँ पे भाषा जो थी वो सुमेरियन हो गई थी। लेखन का प्रयोग क्यों होता था, क्यों भाई क्या काम करते थे लेखन से? तो जैसे डिक्शनरी बनाना हो गया, यानी शब्दकोश बनाने के लिए। अगर भूमि कोई जमीन किसी को बेची गई है तो उसका हस्तांतरण, मान लो ए व्यक्ति ने अपनी जमीन बी व्यक्ति को बेच दी है, तो सबूत क्या होगा? तो लेखन, यानी लिखित में, जैसे आज के समय में पेपर होते हैं ना प्रॉपर्टी के, उसी तरीके से उस समय में लेखन कार्य होता था। फिर राजा का जो कोई काम है उसका वर्णन करने के लिए लेखन का इस्तेमाल होता था। कानून या फिर उसके कोई कानून में कोई परिवर्तन किया है तो वो लेखन के लिए, लेखन के द्वारा रखा जाता था। फिर सुमेरियन के स्थान पे यहाँ पे जो धीरे धीरे जो लैंग्वेज थी वो अक्कदी भाषा आ गई थी। ठीक है, तो ये चीजें जो है धीरे धीरे यहाँ पे चेंज होती रही। अगला क्वेश्चन है कि खाना बदोश पशुचारक शहरी जीवन के लिए खतरा थे, आपको समझाना है। तो देखो, मेसोपोटामिया में जो पश्चिमी मरुस्थल था वहां पे यायावार समूह के कई झुंड उपजाऊ और संपन्न मुख्य जो भूमि प्रदेश थे वहां पे आते थे। अब ये जो खाना बदोश थे, ये गरड़िए कई बार क्या करते थे, अपनी भेड़ बकरी को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेत में गुजार देते थे। मान लो किसी ने खेती करी है, उसमें इन्होंने अपनी बकरी वगैरह भेज दी, तो उसकी फसल तो नष्ट हो जाएगी ना, तो इसलिए किसानों को हानि पहुंचाते थे। ठीक है, और ये जो लोग खेतों से गुजर बसर करते थे, जो किसान लोग होते थे, उनको नुकसान हो जाता था, उनकी फसलें नष्ट हो जाती थी। खाना बदोश कई बार क्या करते थे, किसानों के गांव पे हमला कर देते थे जब, और उनकी फसलों को लूट ले जाते थे। ठीक है, कभी कभी उनको नुकसान भी पहुंचा देते थे, मारपीट भी देते थे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चलती थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इनके लिए एक समस्या बने हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ध्यान से आपको देखने हैं। ये सारे वो क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो सम्राट डायोक्लेशियन जो था उसने रोमन साम्राज्य में कौन से चेंजेस किए थे, कौन से परिवर्तन किए थे? ये जो सम्राट था इसने रोमन साम्राज्य के
जो क्षेत्र था उसको विस्तार जो था उसको कम किया, क्योंकि देखो रोमन साम्राज्य जो था बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। इसको लगा सम्राट को कि भाई बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसपे ये ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं, तो इन्होंने क्या करा, जो क्षेत्र विस्तार था उसको कम कर दिया। फिर साम्राज्य की जो सीमा थी उस पर किले का निर्माण करवाया, यानी जो भी बॉर्डर है वहां पे किले बना दिए, ताकि जो साम्राज्य जो बचा हुआ है इनके पास उसको अच्छी तरीके से उसे संभाल सकें। ठीक है, फिर प्रांतों का पुनर्गठन करा, जो इनके साम्राज्य के अंदर जो क्षेत्र थे, मान लीजिए ये रोमन साम्राज्य है, इसके अंदर जो क्षेत्र है जो प्रांत कहलाते हैं, उन प्रांतों को दोबारा से पुनर्गठन किया, घटाना बढ़ाना जो भी था उसमें चेंजेस किए। सैनिक कार्यों से असैनिक कार्यों को अलग कर दिया, यानी जो सैनिक कार्य थे उससे असैनिक दो तरह के कार्य बना दिए, एक तो सेना का काम है और एक बिना सेना का काम है, यानी जिसमें दूसरी कैटेगरी आ जाती है, दो कैटेगरी बना दी। फिर सेनापतियों को अधिक अधिकार दिए, ठीक है, उनको थोड़ा मजबूत बनाया। ये कुछ चेंजेस करे थे। अगला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य की विश्व को देन की विवेचना करो, यानी रोमन साम्राज्य ने विश्व को क्या दिया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है देखो क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं यही क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है कि लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा दें। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ के जा रहे हो तो अगर लैंग्वेज भी घुमाएंगे तो आप आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने सही से नहीं पढ़ा, समझा ही नहीं, तो फिर आपको लगेगा यार वीडियो में तो कुछ बताया था, यहाँ पे कुछ आ रहा है। क्वेश्चन यही रहेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देना है। रोमन साम्राज्य की विश्व को देन की विवेचना करो, तो रोमन साम्राज्य ने दुनिया को क्या दिया, तो इसने दुनिया को एक मजबूत सैनिक संगठन दिखाया। ठीक है, फिर इन्होंने रोमन कानून दिए, जो रोमन कानून जो थे वो अलग जगह पे भी देखने को आपको मिलेंगे। इन्होंने राज्य प्रबंध की शिक्षा दी कि किस प्रकार से राज्यों को मैनेजमेंट किया जा सकता है, ठीक है, क्षेत्रों को मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि रोमन साम्राज्य एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ साम्राज्य था। ठीक है, फिर क्या है, भवन निर्माण कला, कि किस प्रकार से इनकी जो रोमन एक शैली होती है जिसको रोमन स्टाइल कहा जाता है, अलग ही शैली होती है जिसमें भवन निर्माण किए जाते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको, कुछ इस तरीके से आपको वहां पे भवन दिखते हैं। ठीक है, व्यापार, क्योंकि इनका व्यापार अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ था, व्यापार हो गया। शहरी जीवन हो गया, क्योंकि दुनिया भर के देशों ने रोमन साम्राज्य से शहरी जीवन को सीखा है और बहुत सारी चीजों को अपनाया है। साहित्य हो गया, क्योंकि रोमन जो लिटरेचर था, रोमन जो फिलोसफी थी यानी दर्शन था, उसको लोगों ने अपनाया। फिर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो मेन धर्म था या जो आप कह लो मुख्य धर्म था वो क्रिश्चियनिटी थी, यानी कि ईसाई था। ठीक है, ईसाई होते थे ये लोग ज्यादातर, तो इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया। मिशनरीज वगैरह होती थी जो अलग अलग क्षेत्रों में जाती थी और वहां पे ईसाई धर्म को प्रचारित करती थी। ठीक है, तो ये सब क्या है, इनकी देन है। अगला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य में दास प्रजनन क्यों शुरू किया गया। ठीक है, दासों का प्रजनन क्यों शुरू किया गया, तो देखिए दास प्रजनन जो था वो गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों और उनके साथ मर्दों को अधिक से अधिक बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। ठीक है, यानी इनको मोटिवेट किया जाता था कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। अब समझिए इससे होता क्या था। ठीक है, दास है, दासी है, इनको कहा जाएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, बच्चे पैदा करो। अब ये ज्यादा से ज्यादा अगर बच्चे पैदा करते हैं तो जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे भी तो दास ही बनेंगे ना, क्योंकि इनको दास ही तो चाहिए लोगों को, कि भाई इनको दास बना कर हमें अपने काम करवाने हैं इनसे। तो दास ज्यादा चाहिए होते थे, इसलिए दास प्रजनन को, गुलामों की संख्या बढ़ाने को ज्यादा मोटिवेट किया जाता था। ठीक है, उनके बच्चे जो होते थे वो भी आगे चलकर दास बनते थे। और दासों का काम क्या होता था, जो घरेलू काम हो गया, ठीक है, वो सारे काम इनसे करवा लेते थे वो लोग, तो इसलिए इनको दासों की संख्या ज्यादा चाहिए थी। अगला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, रोमन साम्राज्य जो था उसका एक पूरा मतलब जो सामाजिक स्ट्रक्चर था, सामाजिक संरचना थी, उसके बारे में आपको बताना है कि समाज की क्या विशेषता थी। तो जो इतिहासकार हैं जिनका नाम है टैसिटस, ठीक है, टैसिटस, इन्होंने प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों को निम्न कैटेगरी में बांटा है। अब इसको आपको ध्यान से देखना है कि जो रोमन साम्राज्य में जो प्रारंभिक जो समाज था वो कैसे कैटेगरी में बटा हुआ था, उसको देखना है। लेकिन इससे पहले एक और बात, ये सारा चैप्टर मैंने डिटेल में कराया हुआ है, वहां पे आप देखोगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। अभी तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, सीधा सीधा क्वेश्चन बताऊंगा, मैं चैप्टर तो समझाऊंगा नहीं। डिटेल में समझने के लिए चैप्टर देखो। ठीक है, तो देखो समाज जो था, एक सीनेटर ग्रुप होता था वहां पे, अश्वारोही वर्ग होता था एक वहां पे, ठीक है, फिर एक जनता का सम्मानीय वर्ग होता था और एक निम्न वर्ग होता था। इस तरीके से समाज जो था, आप देखोगे यहाँ पे 4 प्रमुख वर्गों में आपको बटा हुआ दिख रहा है। ठीक है, सीनेटर की बात करें तो सीनेटर की सदस्य संख्या आप ये मान लो उस समय में लगभग 1000 थी।
कुल सीनेटरों में लगभग लगभग आधे सीनेटर जो थे वो इतावली थे। इतावली मतलब इटालियन मूल के थे, जो इटालियन जो परिवार होते थे उनके होते थे, ठीक है। सीनेटर और अश्वारोही ये अलग अलग कैटेगरी थी। सीनेटर और अश्वारोही एकीकृत हो गए यानी एकजुट हो गए, और इनके एकजुट होने से विस्तृत कुलीन वर्ग बन गया। कुलीन वर्ग कौन सा वर्ग? कुलीन वर्ग ऐसा वर्ग जो ताकतवर होता है, ठीक है, जो ताकतवर हो, जो पैसे वाला धनवान वर्ग हो, समृद्ध वर्ग हो, तो और जिसकी समाज में अच्छी चलती हो, जिसकी समाज में अच्छी पकड़ हो, जो एक उच्च वर्ग, आप उसको उच्च वर्ग के रूप में भी देख सकते हो, ठीक है। यानी जब सीनेटर और अश्वारोही आपस में मिल गए तो एक बड़ा कुलीन वर्ग बन गया, और ये परवर्ती यानी बाद का जो रोम कुलीन वर्ग था उससे कहीं ज्यादा धनी थे, ज्यादा पैसे वाले थे। मध्यम वर्ग की बात करें तो इसमें जो नौकरशाही हो गई, नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी, जो राजा या उनके लिए काम करते हैं, ठीक है, उनके कर्मचारी या जो सेना की सेवा में लगे हुए हैं, जो सैनिक हैं या फिर कमांडर हैं, जो भी पोस्ट पे हैं, ठीक है, ये जो लोग थे ये लोग और समृद्ध सौदागर और किसान ये भी शामिल थे। मध्यम वर्ग में कौन कौन थे? ब्यूरोक्रेसी हो गई यानी राजा के लिए काम करने वाले सभी कर्मचारी, सेना और सेना के सभी कर्मचारी, ठीक है। इसके अलावा जो सौदागर, जो व्यापारी होते हैं, जो मजबूत व्यापारी थे, जो मजबूत किसान थे। मजबूत किसान का मतलब यहाँ पे जो आर्थिक रूप से अच्छे हों, ठीक है, समृद्ध हों। फिर सम्मानीय मध्यम वर्ग को सीनेट ग्रहों के आश्रितों के रूप में देखा जाता था। बड़ी संख्या में देखें तो निम्न वर्गों के समूह थे, इनमें ग्रामीण श्रमिक जो होते थे वो शामिल होते थे, ठीक है। तो इस तरीके से कैटेगरी बनी हुई थी, और जो सबसे निम्न वर्ग होता था उसमें ग्रामीण श्रमिक मजदूर वगैरह जो होते थे वो भी होते थे। तो इस तरीके से समाज कई हिस्सों में बटा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे इसकी समाज की विशेषता अगर मैं बताऊं ना, तो समाज जो था एकल परिवार की व्यवस्था थी यहाँ पे, यानी न्यूक्लियर फैमिली। आप जॉइंट फैमिली जानते हो जिसमें दादा दादी रहते हैं, उनके बच्चे यानी माता पिता चाचा वाचा चाची सब साथ में रहते हैं, बड़ा परिवार होता है। यहाँ पे वो व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पे तो एकल परिवार। एकल परिवार में क्या होता है? एक हस्बैंड होगा, एक वाइफ होगी, उनके बच्चे होंगे, जो भी उनके लड़का लड़की जो भी है वो बच्चे, इस तरीके से छोटी फैमिली जो होती है ये एकल परिवार है। ये वाली व्यवस्था थी। परिवार में दास होते थे। दास जो होते थे वो उनके घर के नौकर होते थे, एक तरह से घर का काम करते थे। महिलाओं को यहाँ पे कानूनी स्वतंत्रता थी, फ्रीडम मिली हुई थी। तलाक देना बहुत आसान था। काम चलाऊ साक्षरता, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, काम मतलब थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानते हैं, बहुत था। सांस्कृतिक विविधता आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ के समाज की विशेषताएं हैं। तो आप सीधा इस तरीके से पॉइंट भी बता सकते थे, बाकी आप इस तरीके से लिख के बताओगे तो ज्यादा आपके लिए आसान रहेगा। अगला क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य की तीसरी शताब्दी के संकट की व्याख्या करो। तो तीसरी शताब्दी का संकट जो है रोमन साम्राज्य में, जो राजनीतिक और आर्थिक और जो सामाजिक संकट है, इसकी पूरी एक श्रृंखला थी। लगातार यहाँ पे प्रॉब्लम होती गई, राजनीतिक समस्या देखने को मिली, आर्थिक और सामाजिक समस्या देखने को मिली, ठीक है, जिसने इस विशाल साम्राज्य को कहीं ना कहीं अस्थिरता में ला दिया, यानी कि कमजोर बना दिया था बड़े से साम्राज्य को। यहाँ पे सैन्य संकट देखने को आपको मिलेगा, आर्थिक संकट देखने को मिलेगा, राजनीतिक संकट देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पे सामाजिक संकट देखने को मिलेगा। अब सैन्य संकट की बात सबसे पहले करेंगे। रोमन साम्राज्य जो था, इस पर उसकी जो सीमाएं थी उस पर बर्बर जनजाति जो थी वो हमला कर देती थी। यानी कुछ जनजाति ऐसी थी जो बर्बर थी, ठीक है, वो क्या करते थे, बार बार रोमन साम्राज्य में आके आक्रमण करते थे, ठीक है। 225 ईस्वी में अगर आप बात करते हैं ससानी वंश की, तो ससानी वंश के जो शापुर प्रथम है, इन्होंने 60,000 रोमन जो सेना थी उसको मार दिया। तो सोचो कितना ज्यादा रोमन्स जो थे इनको नुकसान हो रहा था। फिर साम्राज्य के अंदर भी विद्रोह हो गया, गृह युद्ध भी देखने को मिलता है, जिससे इनकी सेना और ज्यादा कमजोर हो गई, क्योंकि अब बाहर से लड़े या अंदर से लड़े ये समस्या इनके सामने थी। दूसरा है राजनीतिक संकट। अब राजनीतिक संकट क्या है कि इस समय ना जो शासक थे वो ज्यादातर कमजोर थे, अप्रभावी थे, उतने मजबूत शासक नहीं थे, और लंबे समय तक शासन नहीं चला पा रहा था। मान लो कोई एक व्यक्ति हो जो 20 साल 10 साल शासन चलाए, ऐसा हो नहीं पा रहा था। अब देखो कि केवल 47 साल में, यानी 50 साल भी नहीं है, 50 साल से भी कम समय में 25 सम्राट सत्तासीन हुए। यानी 47 साल में 25 सम्राट, यानी 1-1.5 साल मुश्किल से मतलब ये शासन चला पा रहे हैं। आप ऐसा सोचो, इतना बुरा हाल हो गया था। राजनीतिक संकट। आर्थिक संकट देखें तो यहाँ पे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, कीमती धातु जो थी उसकी कमी हो गई थी, साम्राज्य में अशांति आपको देखने को मिलती है, ठीक है।
फिर सामाजिक संकट, यानी जो रोमन जो पारंपरिक मूल्य थे, जो इनकी एक ट्रेडिशन होती थी, कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। ठीक है, लोगों में व्यक्तिवाद की वृद्धि हो रही थी, लोग अपने बारे में ज्यादा सोचने लगे थे, अपने सामाजिक जो इस तरह उसके बारे में ज्यादा सोचते, तो धीरे धीरे यहाँ पे ये गिरावट भी देखने को मिल रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रोमन अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण कौन से थे, यानी रोमन अर्थव्यवस्था को आधुनिक कौन से लक्षण दर्शाते हैं। तो रोमन साम्राज्य का आर्थिक आधारभूत ढांचा काफी मजबूत था, क्योंकि उसके कुछ कारण थे। क्यों मजबूत था भाई रोमन साम्राज्य का आर्थिक ढांचा, ये समझना है। रोमन साम्राज्य में जो बंदरगाहें होते थे, जो खान थी, जो खदानें थी, ईंट के भट्टे थे, या जो जैतून के तेल की जो फैक्ट्रियां होती थी, वो बहुत मात्रा में थी। ठीक है, ये सारे काम यहाँ पे होते थे। रोमन साम्राज्य का व्यापार जो था वो काफी विकसित था, अलग अलग देशों से भी ये व्यापार करते थे। गेहूं का, अंगूर अंगूर वगैरह, अंगूर की जो शराब होती है, जैतून का जो तेल होता है, ये महत्वपूर्ण चीजें थी जिनका ये व्यापार करा करते थे। इनका व्यापार जो था स्पेन से भी होता था, गैलिक प्रांत से भी होता था, अफ्रीका में जाए तो नॉर्थ अफ्रीका में भी होता था, मिस्र की तरफ जाओ तो मिस्र से इनका व्यापार था, इटली में तो व्यापार होता ही था। यानी इनका व्यापार इतने बड़े पैमाने पे फैला हुआ था। शराब हो गया, जैतून का तेल हो गया, जो अन्य लिक्विड जो चीजें हैं, जिसको मतलब लिक्विड चीजों को किस में ले जाओगे, मटके में। ठीक है, मटके या कंटेनर में ले जाया जाता था। तो लिक्विड को जिन मटकों में ले जाया जाता था, जिन कंटेनर में ले जाया जाता था, उसको एम्फोरा कहा जाता था। ठीक है, स्पेन में जो जैतून का तेल ये मुख्य है, जैतून का तेल मुख्य रूप से कंटेनर में जिसमें जाता था उसको ड्रेसल 20 कहा जाता था। ठीक है, याद रखना ड्रेसल 20 क्या है, पेपर में आ जाए तो आप बता देना कि स्पेन में जो तेल, जैतून का तेल उत्पादित होता था, उसको जिस डब्बे में यानी जिस कंटेनर में रख के ले जाते थे, उसको ड्रेसल 20 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर गहन खेती की जाती थी यहाँ पे, जो फसल का उत्पादन था वो बड़े पैमाने पे होता था। ठीक है, जल शक्ति से मीलें चलाई जाती थी, टेक्नोलॉजी का विकास पहले ही था, टेक्नोलॉजी को ये अच्छे से जानते थे। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं रोमन साम्राज्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ठीक है, तो आपको बता देना है। ये पेपर में क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा आता है, इस क्वेश्चन को याद करके जाना है आपको कि सम्राट जो कॉन्स्टेंटाइन है, इसकी मुख्य उपलब्धि क्या थी। मैं पहले ही यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें नजर मारना, अच्छे से याद करके जाना। देखिए, जो सम्राट जो थे ना कंस्टेंटाइन, इनका जो शासन था वो 306 से 337 ईस्वी तक चला था। ठीक है, ये 306 में एबोरकम के सम्राट बने, और सम्राट के रूप में इन्होंने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए। क्या क्या करा इन्होंने, प्रशासनिक, वित्तीय और सामाजिक कार्य में इन्होंने शासन ठीक है, इन्होंने शासन का क्या करा, पुनर्गठन करा। ठीक है, प्रशासनिक रूप से अपने साम्राज्य को मजबूत बनाया, वित्तीय आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। ठीक है, फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने सॉलिडस नाम का एक सिक्का चलवाया। ठीक है, ये सॉलिडस क्या है, एक सिक्का था जो कि 4.5 ग्राम का शुद्ध सोने का था। इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी बार इन्होंने अपनी राजधानी को बनाया कुस्तुनतुनिया। ठीक है, इसका निर्माण कराया इन्होंने, जो 3 ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। ये प्रथम ईसाई सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं। पेपर में हो सकता है कि क्वेश्चन देखो, पेपर में मान लो क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दे, आंसर तो सेम रहेगा लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपसे ये पूछ लें कि प्रथम ईसाई सम्राट की मुख्य उपलब्धियां बताइए। अब सोचो, अगर आपसे पेपर में पूछ लिया तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे पढ़ के ही ना गए हो, उनको समझ में ही नहीं आएगा। कॉन्स्टेंटाइन बहुत सारे बच्चे हो सकता है नाम से जानते हो, लेकिन कुछ को यही ना पता हो कि इनको प्रथम ईसाई सम्राट के रूप से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना, अच्छे से समझ के पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, चैप्टर जरूर देखना। अगला क्वेश्चन, रोम साम्राज्य में दासों की स्थिति बतानी है। ठीक है, दास क्या स्थिति थी उनकी। तो अगर हम रोमन कानून में देखें तो दासों को संपत्ति माना जाता था। ठीक है, उनको एक मतलब इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि पैसा इन्वेस्ट कर दो, शेयर खरीद लो, या फिर कोई जमीन खरीद लो, कोई घर खरीद लो, कोई दुकान खरीद लो, हम इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखते हैं। ऐसे ये लोग दास खरीदते थे, दास इनके लिए इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, संपत्ति के रूप में इनको देखते थे। खुलेआम बाजार में इनको खरीदा बेचा जाता था। सोचो, लोगों को खरीदा बेचा जा रहा है खुलेआम बाजार में, ऐसा था। दासों को पूंजी निवेश के रूप में देखा जाता था। रोमन अर्थव्यवस्था में देखें तो ज्यादातर जो श्रम वाला काम था, मेहनत वाला काम था, वो दास ही तो करते थे। दास जो थे वो घर का काम करते थे, वो खेती का काम करते थे, वो खानों में काम करते थे, वो सेना में काम करते थे, वो इनकी वर्कशॉप होती थी वहां पे काम करते थे। ठीक है, निर्माण का काम करते थे, घर वगैरह बनाना का, ये सारी जो सेवाएं थी ये सब दास ही करते थे। इसीलिए ये लोग क्या करते थे, काम ना करने के बजाय सीधा दास खरीद लेते, दास इनके लिए काम करते थे।
फिर रोमन समाज में दास जो थे वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। गुलाम लोग जो थे वो शहर, ग्रामीण इलाके, घर और व्यवसाय, हर जगह आपको ये जो दास हैं ये देखने को मिलेंगे। ऑगस्टस का शासनकाल जब आता है उसमें इटली की कुल जनसंख्या जो थी उस समय में 75 लाख थी, यानी टोटल 75 लाख लोग रहते थे, जिसमें 30 लाख तो केवल दास थे। सोचो, 75 लाख टोटल जनसंख्या में से 30 लाख तो केवल दास हैं, ठीक है। यानी कि 45 जो लाख होंगे वो अलग लोग हैं, मतलब वहां के लोग हैं, उन्होंने दासों को रखा हुआ है। इस लेवल पे दास रखे जाते थे। उस समय जमींदारों को गुलामों का इस्तेमाल ऐसी जगह ना करने की सलाह दी जाती थी जहां बड़ी संख्या में आवश्यकता हो। क्योंकि क्यों, अब मान लो कोई जमींदार है जहाँ पे 200 500 दासों की जरूरत है, वो लगा दे वहां पे 500 दासों को काम पे। अगर मान लो वहां पे कोई हेल्थ इश्यू आ जाए, मान लो कोई बीमारी फैल जाए, जैसे मलेरिया फैल गया या कोई बीमारी फैल जाए जो संक्रामक है, अगर मान लो 500 दास काम कर रहे हैं, एक दास को हो गया तो उस दास से उन 500 दासों को हो जाएगा और वो मर जाएंगे, कितना नुकसान हो जाएगा इनका, ठीक है। क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देख रहे हैं उनको, तो इसलिए इनको जमींदारों को सलाह दी गई थी कि ऐसी जगह पे इनको काम पे मत लगाओ जहां पे ज्यादा संख्या में चाहिए, ठीक है। दास जो थे वो कीमती थे, उन्हें नुकसान होने पर हिसाब किताब, अगर मान लो दासों का नुकसान हो जाएगा तो इनका हिसाब किताब खराब हो जाएगा, क्योंकि भाई पैसा देकर लाते थे उनको। उच्च वर्ग के जो लोग थे वो दासों के प्रति हमेशा गलत व्यवहार करते थे, मतलब क्रूर व्यवहार करते थे, उनको गलत तरीके से देखते थे। लेकिन जो साधारण लोग थे वो इनके प्रति सहानुभूति रखते थे, वो इनको गलत नजरिए से नहीं देखते थे, उनको दया की नजरों से देखते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य के पतन के कारण बताने। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमन साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य था, इतना मजबूत साम्राज्य था, लेकिन धीरे धीरे वो कमजोर हुआ और वो कैसे खत्म हो गया, कैसे टूट गया, ये आपको बताना है। तो रोमन साम्राज्य में राजनीतिक अस्थिरता सबसे पहला कारण है, राजनीतिक अस्थिरता। अभी आपने देखा कि 47 साल में 25 शासक बदल गए, तो कितनी ज्यादा अस्थिरता लास्ट के टाइम पे हमको देखने को मिली। फिर क्या था, यहाँ पे भ्रष्टाचार था, ठीक है, यानी यहाँ पे जनता जो थी वो भ्रष्टाचार से बिल्कुल त्रस्त हो गई थी, जिसने सरकार को कमजोर कर दिया और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो राजा थे उनका शासन करना मुश्किल हो गया। फिर यहाँ पे क्या था, रोमन अर्थव्यवस्था में कृषि और व्यवसाय जो थी इस पे आधारित थी, लेकिन बढ़ती कराधान, मुद्रास्फीति, ठीक है, टैक्स काफी तेजी से बढ़ रहा था, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही थी, व्यापार में गिरावट आने लगा था, उसके कारण इनकी अर्थव्यवस्था जो थी वो कमजोर होने लगी थी, व्यापार में नुकसान होने लगा था। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से रोमन साम्राज्य का पतन हो रहा था, ठीक है। और समझो फिर क्या था, रोमन साम्राज्य में सेना भर्ती में गिरावट से साम्राज्य कमजोर हो गया। यानी पहले सेना में खूब सेना रखी जाती थी, लेकिन लोग वहां पे जाना कम हो गए, लोग सैनिक ही नहीं बनना चाह रहे थे, तो इसकी वजह से भी थोड़ा कमजोर हुआ। फिर जर्मन मून के जो लोग थे, इन्होंने क्या करा, जो उत्तर का क्षेत्र था, यहाँ पे जो आक्रमण जो थे वहां, ठीक है, यानी उत्तर क्षेत्र में जो आक्रमण है, ठीक है, टाइपिंग की मिस्टेक है ये, जो यहाँ पे आक्रमण थे उसके कारण यहाँ पे जो रोमन साम्राज्य था धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। फिर पूर्वी प्रांत में ईरान में जो ससानी वंश था, इसके बारे में हमने पढ़ा था, ये भी क्या करते थे, बार बार आक्रमण करते रहते थे, इसकी वजह से फिर एक समय ऐसा आया कि दास लोगों ने विद्रोह कर दिया, बड़े पैमाने पे दास यहाँ पे होते थे, अब दासों ने इतने बड़े पैमाने पे विद्रोह किया तो इससे ये कमजोर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे इस एक सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो था रोमन साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार, यानी शासक जो थे वो चाहते थे कि पूरा देश इनका हो जाए, बस हर जगह चाहते थे रोमन साम्राज्य फैल जाए, तो इतना बड़ा क्षेत्र में जो था उसको संभाल पाना भी मुश्किल था, इसीलिए बाद में एक शासक आता है जो उसको कम करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अपने चैप्टर नंबर 2 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विजित प्रदेश के लोगों को अपने यायावर शासकों से कोई लगाव नहीं था, इसके लिए क्या कारण उत्तरदायी है, ये आपको समझाना है। देखिए, चंगेज खान या जो यायावर थे, ये जो भी क्षेत्रों को जीत लेते थे, ठीक है, वहां के लोग उनको पसंद नहीं करते थे। तो क्यों पसंद नहीं करते थे ये आपको बताना है। तो देखिए, विजित प्रदेश के जो लोग थे उनको अपने जो नए शासक थे उनसे कोई लगाव नहीं था, क्योंकि 13वीं शताब्दी की शुरुआत में जो युद्ध हुए थे उसमें ज्यादातर जो नगर थे वो नष्ट कर दिए, क्योंकि जिन क्षेत्रों में जाते थे उनको नष्ट कर देते थे, वहां पे तबाही मचा देते थे, ठीक है। और कृषि भूमि जो थी उसको हानि पहुंचाई, व्यापार वहां का चौपट कर दिया, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया, हजारों लोगों की जान चली गई, इससे कहीं अधिक तो उन्होंने दास बना लिए।
अमीर लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक सभी को कष्टों का सामना करना पड़ा, यानी कि कोई ऐसा नहीं बचा जिसके साथ इन्होंने गलत ना करा हो। तो इसलिए ये लोग जो थे इनको यायावर शासकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चंगेज खान के 4 पुत्रों के नाम लिखकर इनके द्वारा जो शासित प्रदेश है उसका आपको संक्षिप्त विवरण देना है। देखिए चंगेज खान के 4 महत्वपूर्ण आपको ये जो इनके पुत्र थे इनके जो महत्वपूर्ण शासक क्षेत्र थे वो आपको देखने हैं। तो देखिए सबसे जो बड़ा पुत्र था जिसका नाम था जोची, ये रूस का जो स्टेपी क्षेत्र था ये इसको मिला था, यहां पे ये शासन करता था। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो पुत्र था उसका नाम था चगताई, इसको कौन सा महत्वपूर्ण क्षेत्र मिला था, याद रखना तुरान का जो स्टेपी क्षेत्र है या जो पामीर का जो पहाड़ वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र पे ये शासन करता था। तीसरे पुत्र जो था इसको कौन सा महत्वपूर्ण क्षेत्र मिला था, तो ये जो पुत्र था इसका नाम था ओगोदोई, इसको चंगेज खान ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और इसको महान खान की उपाधि दी थी। ठीक है, राज्याभिषेक के बाद अपनी जो राजधानी थी काराकोरम उसको बनवाया इन्होंने, और चौथा पुत्र जो था वो तोलोई नाम था उसका, इसने जो मंगोलिया क्षेत्र था उस पे शासन किया। तो इस तरीके से इसके 4 पुत्र थे, चारों पुत्रों ने किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शासन किया वो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मंगोलों के सैनिक प्रबंधन जो पद्धति थी वो क्या थी, इसकी विशेषता बतानी है। यानी मंगोल जो थे, ठीक है, ये कैसे अपनी सेना का मैनेजमेंट करते थे, कैसे इनकी सैन्य व्यवस्था होती थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए मंगोल जो थे वो यायावर समाज से थे। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि यायावर ये जो इनका समाज था ये एक तरह से कबीला था, खाना बदोश लोग होते थे। ठीक है, ये और यहाँ पे जो तंदुरुस्त वयस्क होता था, यानी हर वो अडल्ट जो हेल्दी हो वो हर सदस्य हथियारबंद मतलब सेना में शामिल होता था। जरूरत पड़ने पे उनको सेना में प्रयोग किया जाता था, यानी हर व्यक्ति को इस तरीके से बनाया गया था कि भाई वो सेना में जरूरत पड़ेगी तो उसको शामिल किया जाएगा। ठीक है, और विभिन्न जो मंगोल जनजातियां थे उनके एकीकरण से सेना को संगठित किया गया। शुरू में क्या होता था, चंगेज खान से पहले ये जो मंगोल जनजाति थे, ये जो कबीले थे, ये आपस में लड़ते थे। ठीक है, एकजुट नहीं थे, संगठित नहीं थे। लेकिन बाद में आता है चंगेज खान ने क्या करा, ये जो आपस में लड़ते हुए समुदाय हैं इनको एक करा। ठीक है, इन सभी को जब इसने एक करा, संगठित किया, तो इनकी जो शक्ति थी वो और ज्यादा बढ़ गई थी और सेना भी इनकी पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। फिर उनकी सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार करने वाले जो तुर्की मूल के लोग थे, उन्होंने अपनी मर्जी से इनकी सत्ता को स्वीकार किया। और जो कैराट लोग थे, ठीक है, उनको कैराटो जैसे पराजित लोग जो थे वो भी इसमें सम्मिलित हो गए, यानी जो पराजित कैराट थे वो भी इसमें शामिल हो गए, तुर्की भी शामिल हो गए। तो मंगोल सेना जो है वो स्टेपी क्षेत्र की पुरानी जो दशमलव प्रणाली की जो होती थी उसके अनुसार गठित की गई थी। इसमें क्या होता था, 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से इनकी सेना की यूनिट बनाई जाती थी। यूनिट मतलब एक यूनिट, जैसे मान लो 10 सैनिकों की एक यूनिट हो गई, फिर ऐसे सैकड़ों की एक यूनिट थी, यूनिट बना दी जाती थी। और अनुशासन महत्वपूर्ण होता था, व्यक्ति अपने अधिकारी से अनुमति लिए बिना बाहर जाने की चेष्टा करता था तो उसको कठोर दंड मिलता था। वैसे तो जा ही नहीं सकता था कोई, मान लो अगर किसी ने ऐसा करा तो उसको सजा मिलती थी। सैनिकों की सबसे बड़ी जो इकाई थी वो लगभग 10,000 सैनिकों की थी, जिसको तुमन कहा जाता था। ठीक है, इसमें बहुत सारे कबील और कुल के लोग शामिल होते थे। मान लो एक यूनिट है जिसमें 10,000 सैनिक है, ये जो 10,000 सैनिक होंगे ना, ये 10,000 सैनिक में अलग अलग वंशों के लोग होंगे, अलग अलग कबीले के लोग होंगे, मिलकर एक पूरी इनकी यूनिट बनती थी जिसको तुमन कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके की इनकी सैनिक व्यवस्था थी। ये वाला क्वेश्चन काफी बार पेपर में आया हुआ है, इसको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता हूं कि यास क्या था, यास का क्या मतलब है आपको ये समझाना है। ठीक है, और यास का पहले आपको अर्थ बताना है, उसके बाद उसमें जो परिवर्तन आने के कारण थे वो बताने हैं, यास का आपको महत्व बताना है। तो यास क्या है, जैसे आप देखते हो ना, एक मतलब जैसे हमारे यहाँ पे चुनाव होते हैं, चुनाव के समय में क्या होता है, एक आचार संहिता लागू की जाती है, यानी कि कुछ विशेष कानून लागू किए जाते हैं। तो यास भी एक कानून ही था, यानी कि यास एक प्रकार की नियम संहिता थी, यानी रूल्स थे। ठीक है, कुछ रूल्स या कुछ कानून आप इसको कह सकते हो, जिसको चंगेज खान ने 1206 में जो कीर्तिलियाई थी यहां पे लागू किया था इन्होंने। ठीक है, इसको चंगेज खान की विधि संहिता भी कहा जाता है, यानी चंगेज खान के द्वारा बनाए गए कानून भी इसको कहा जाता है। शुरू में यास जो है इसको यसाक के नाम से भी जाना जाता था, यसाक के नाम से लिखा जाता था, जिसका मतलब होता है विधि। विधि का मतलब क्या होता है, कानून। ठीक है, या फिर आदेश, मान लो चंगेज खान का ऑर्डर है, ये सबको फॉलो करना है, ये कुछ विशेष नियम है, ये
यसाक का संबंध जो था वो प्रशासनिक विनियमों से है, जैसे कि आखेट हो गया, सैन्य हो गया, डाक प्रणाली वगैरह ये सब होता था, ठीक है। यानी यसाक का संबंध क्या है, इसमें आखेट से रिलेटेड रूल हो गए, सेना से रिलेटेड रूल हो गए, डाक प्रणाली से रिलेटेड संगठन वगैरह ये सब होता था। इसमें क्या होता था, जो मंगोल जाति है इसकी ही प्रथागत परंपराओं का एक संकलन किया गया था। जो मंगोल जातियां होती थी, मंगोल जाति की जो एक परंपरा चली आ रही थी, जो इनके पहले से रूल्स चले आ रहे थे, यही रूल इन्होंने क्या करा, यास के अंदर डाल दिए थे, ठीक है। यास मंगोलों को समान आस्था रखने के आधार पर संयुक्त करने में सफल हुए, और कहीं ना कहीं क्योंकि मंगोल जो थे उनकी आस्था एक थी, बेशक से कबीले अलग हो सकते हैं लेकिन आस्था तो उनकी एक ही थी, एक ही चीजों को मानते थे ये, तो उसके कारण कहीं ना कहीं यास के द्वारा ये संगठित रहे, इनमें एक आत्मविश्वास इनको मिला, ठीक है, एकजुट ये हो पाए। यास जो है एक शक्तिशाली सिद्धांत था जिससे मंगोल साम्राज्य की संरचना में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और मंगोल साम्राज्य को मजबूत करने में भी यास जो नियम थे उसका एक महत्वपूर्ण रोल था, क्योंकि इन्होंने उसको अनुशासित रखा इन लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चंगेज खान एक महान शासक था, इसके क्या कारण थे, ये आपको समझाने हैं। तो देखिए, चंगेज खान का जन्म जो था 1162 मंगोलिया यहाँ पे हुआ था। शुरू शुरू में इसका नाम जो था, प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। जमुका और नैमन लोग जो थे इसको पराजित करने के बाद तेमुजिन जो था वो स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में एक ताकतवर व्यक्ति के रूप में उभरा, क्योंकि जमुका जैसे जो लोग थे इनको इन्होंने पराजित कर दिया था, ठीक है। फिर चंगेज खान की जो प्रतिष्ठा थी, यानी जो इसकी प्रसिद्धि थी, वो उससे प्रभावित होकर मंगोल कबीले के जो सरदार थे उन्होंने एक सभा बुलाई, ठीक है, सभा बुलाई और वहां पे इनको मान्यता दी। और चंगेज खान को इन्होंने किस चीज की उपाधि दी, समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि दे दी। यानी समुद्री खान है ये, सार्वभौम शासक मतलब सबका शासक है ये, इस तरीके की उपाधि दे दी और इसको महानायक घोषित कर दिया, ठीक है। चंगेज खान ने क्या करा, मंगोलों को संगठित करा। अब चंगेज खान से पहले क्या होता था, ये मंगोल जो थे आपस में लड़ते थे, एक दूसरे से आपस में बनती नहीं थी, क्योंकि कबीले थे और कबीले वाले लोग आपने देखा ये लड़ते मरते ही रहते हैं आपस में, तो ये चलता था इनके साथ। फिर इसने क्या करा, सबको एक करा, इन्होंने मंगोलों को संगठित किया और एक अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में इनको पुनर्गठित किया। चीन पर विजय प्राप्त करके चीनियों के द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाई और पार महाद्वीप साम्राज्य बनाया, एक बड़ा साम्राज्य बनाया। अलग अलग क्षेत्रों पे ये जाने लगे, वहां पे लूट मार करने लगे, ठीक है। और उनको कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को में गए, वहां पे इन्होंने आक्रमण करा और उनको समर्पण करने के लिए मजबूर करा। चंगेज खान ने व्यापार के रास्ते और बाजार के जो रास्ते थे उसको पुनः स्थापित करा, ठीक है। अपने शासन में बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक संगठन बनाकर लोगों को रखा। अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को इसने क्या करा, अपने संगठन में रखा। और मंगोल में चंगेज खान को एक राष्ट्र नायक के रूप में देखते हैं ये लोग, राष्ट्र निर्माता के रूप में देखते हैं इसको। मंगोलों का सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में चंगेज खान को देखा जाता है, ठीक है। चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां, पेपर में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां बताइए। तो मंगोल और तुर्कों के कुशल घुड़सवार सेना ने मजबूती दी, यानी इसने क्या करा, तुर्कों को भी शामिल किया और एक घुड़सवार सेना बनाई, ठीक है। फिर घोड़े के ऊपर से तीर अंदाजी करते थे, यानी चलते हुए घोड़े से तीर चला देते थे। ये इनकी सबसे अद्भुत स्किल थी, यानी कौशल था, जिससे कि ये कहीं पे भी मतलब युद्ध करने में जीत जाते थे। मौसम की जानकारी का इनको अच्छे से अंदाजा होता था कि किस मौसम कैसा होगा, कहाँ किस मौसम में हमें आक्रमण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ अच्छे से जानते थे। इनकी एक तकनीक थी जिसको बोलते हैं घेराबंद, ठीक है, घेराबंदी यंत्र, इस नीति से अपनाते थे। फिर नेपथा बमबारी की शुरुआत इन्होंने करी। इंजीनियर के द्वारा बनाए गए जो हल्के जो उपकरण होते थे उसका इस्तेमाल करते थे, जिससे कि युद्ध में इनको फायदा होता था, ठीक है। भारी उपकरण ले जाना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए हल्के बनवाए, जिसके कारण इनको क्या हुआ, काफी लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान की जो हरकारा पद्धति है ये क्या थी, पेपर में इसमें से क्वेश्चन आता है और इसकी विशेषता आपको बतानी है। तो देखिए, मंगोल जो थे इन्होंने क्या करा, मंगोलों ने राज्य के जो दूरवर्ती क्षेत्र थे, ठीक है, दूर दूर के क्षेत्र थे, वहां से इन्होंने लगातार संपर्क बनाने के लिए एक संचार पद्धति विकसित करी थी, ठीक है। संचार पद्धति बनाया था जिसको हरकारा पद्धति कहते थे, यानी जिसमें ये कम्युनिकेशन तेजी से कर लेते थे। मान लो यहाँ पे मंगोल है और ये इनके क्षेत्र का सबसे एंड वाला पॉइंट है, ठीक है। अब इतनी दूर तक भी ये आसानी से कांटेक्ट बना ले, संपर्क कर ले, इसी को हरकारा पद्धति कहा जाता था। इस पद्धति में कुछ निश्चित दूरी पर सैनिक चौकी बना दी, जैसे एक चौकी यहाँ बना दी, एक चौकी यहाँ बना दी, एक चौकी यहाँ बना दी, इस तरीके से चौकी बना दी गई। और जिसमें स्वस्थ और शक्तिशाली घोड़े रख दिए, घुड़सवार संदेश वाहक रख दिए, ठीक है। अब मान लो यहां से कोई न्यूज पहुंचानी है तुरंत,
तो यहाँ से घोड़े के जरिए घुड़सवार न्यूज लेके यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से दूसरा ऐसे जाएगा, इस तरीके से ये करते थे। ठीक है, ये संदेशवाहक का कार्य था सूचनाओं को बहुत तेजी से एक चौकी से दूसरी चौकी तक पहुंचाना। इससे क्या होता था, बड़े साम्राज्य में दूर के स्थानों में भी आसानी से कोई अगर मान लो कोई न्यूज पहुंचानी है तो वो मंगोल शासक तक पहुंच जाती थी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ से कोई न्यूज चल रही है, ये चौकी है, ये दूसरी चौकी है, तीसरी चौकी है, चौथी चौकी है, पांचवी चौकी है, यहाँ पे शासक है, तो यहाँ से यहाँ पहुंचानी है न्यूज, फिर ये यहाँ पहुंचा देगा, फिर ये यहाँ पहुंचा देगा, इस तरीके से शासक तक वो न्यूज पहुंच जाएगी, खबर पहुंच जाएगी। ठीक है, हरकारा पद्धति के संचालन के लिए एक विशेष कर, एक विशेष टैक्स लिया जाता था। ठीक है, ये जो टैक्स होता था ना, इसमें मंगोल जो यायावर होते थे अपने पशु समूहों का 10वां भाग जो थे दान के रूप में दे देते थे, तो इससे इनको काफी अच्छा खासा टैक्स मिलता था, जिससे कि ये पद्धति को चला पा रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि मंगोल साम्राज्य के पतन के कारण बताने। देखिए, साम्राज्य कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई कितना ही मजबूत क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका पतन तो हो ही जाता है। तो मंगोल साम्राज्य का पतन के बारे में बताना है। तो मंगोल साम्राज्य जो है, मंगोलों की संख्या बहुत कम थी, इन्होंने जो भी राज्य जीते थे वहां की प्रजा की अपेक्षा ये कम सभ्य थे, क्योंकि भाई ये बर्बर होते थे, कबीले वाले होते थे, लूट मार करके खाते थे। ठीक है, मतलब सभ्य नहीं थे, बिल्कुल जंगली टाइप के थे, आप ये मान लो। जनता ज्यादा सभ्य थी जहां पे ये जाते थे। फिर बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक संगठन बनाया इन्होंने और अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता में मिलाना, जिसे एक सामाजिक एकता नहीं बन पाई। अब इनकी जो सभ्यता थी, इनका जो कल्चर था, अब ये जिस देश को जीत रहे हैं वहां पे भी अपना ही कल्चर थोप रहे हैं उनके ऊपर, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। मान लो ये जंगली है तो वहां के लोग थोड़ी जंगली है जो इनकी तरह बन जाएंगे, तो इस तरीके से वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। चंगेज खान की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य की जो राजनीतिक स्थिति है वो कमजोर होगी, क्योंकि जब तक चंगेज खान था तब तक तो सब कुछ मजबूत था, लेकिन धीरे धीरे ये स्थिति इनकी कमजोर होने लगी। उत्तराधिकार को लेकर यहाँ पे क्या हुआ, साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा, क्योंकि आगे के जो शासक आए थे वो उतने ज्यादा मजबूत नहीं थे। ठीक है, तो ये हमको समझना था। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर आपके 4 का पहला क्वेश्चन है कि टैली से क्या अभिप्राय है। तो टैली जो होता है एक प्रकार का टैक्स होता था जो कि राजा लगाता था। किस पे लगाता था, किसानों पे लगाता था। ठीक है, यानी टैली एक टैक्स है जो कि राजा किसानों से लेता है। लेकिन ये जो टैक्स है ना, ये ना तो पादरी से लिया जाएगा और ना ही अभिजात वर्ग से लिया जाएगा। यानी ना पादरी और अभिजात वर्ग को इस टैक्स से छूट मिली हुई थी, लेकिन किसानों को यह टैक्स देना होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो यूरोप के जो नगर हैं इसके विस्तार के कारण बताइए कि यूरोप में नगरों का विस्तार क्यों हुआ, तेजी से नगर क्यों फैले। क्योंकि कृषि का विस्तार हो रहा था, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी, तो जनसंख्या नगरों की तरफ जाने लगी थी, व्यापार काफी तेजी से फैलने लगा था। इसी कारण क्या होता है, यूरोप में नगरों का विस्तार हुआ और एक चौथा वर्ग बन गया था नगरवासी। ठीक है, यहाँ पे एक चौथा वर्ग जो था वो नगरवासी यानी नगरों में रहने वाला बन चुका था। अगला क्वेश्चन है कि फ्रायर किन्हें कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रायर। तो देखिए, फ्रायर जो होते हैं वो भिक्षुओं का एक ग्रुप होता था। ठीक है, यानी फ्रायर जो था भिक्षुओं का एक ऐसा समूह था। ठीक है, जो समूह मठ में ना रहने का फैसला किया, यानी एक ऐसा समूह था जिसने फैसला किया कि ये भिक्षु जो है मठ में नहीं रहेंगे। ठीक है, और ये भिक्षु एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे। और ये भिक्षु जो थे वो दान से अपना जीवन चलाते थे, जो इनको दान में मिल जाता था उसी से खा पी के अपना जीवन चला लेते थे, एक दूसरी जगह पे घूमते रहते थे, लोगों को अपना उपदेश देते रहते थे। ठीक है, ये फ्रायर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रम अधिशेष से क्या अभिप्राय है, यानी श्रम अधिशेष का क्या मतलब है। तो देखिए, लॉर्ड जो था, लॉर्ड की जागीरों पर किसानों के परिवारों के श्रम से होने वाले उत्पाद को श्रम अधिशेष कहा जाता था। यानी कि लॉर्ड की जमीन पे किसान का जो परिवार जो मेहनत कर रहा है उससे जो एक्स्ट्रा काम हो रहा है उसको श्रम अधिशेष कहा जाता है। किसानों के परिवारों को सप्ताह में 3 या उससे अधिक दिन तक लॉर्ड की जागीर पर काम करना पड़ता था। ठीक है, 3 दिन या 4 दिन या उससे भी ज्यादा दिन तक उनको उसकी जमीन पे काम करना ही होता था। अगला क्वेश्चन है, 2 सबसे प्रसिद्ध मठ कब बनाए गए थे, कहां पे बनाए गए थे, ये इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना। देखो, एक तो 529 में इटली में बना था मठ जिसको कहा जाता है सेंट बेनेडिक्ट। दूसरा 910 में बरगंडी में बना था। ठीक है, बरगंडी में क्लूनी मठ कहा जाता है इसको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कथीड्रल नगर से क्या अभिप्राय है। कथीड्रल क्या होता था, एक बहुत बड़ी चर्च होती थी, काफी बड़ी चर्च होती थी। इसका जो निर्माण था वो 12वीं सदी में फ्रांस में शुरू हुआ था। ठीक है,
फ्रांस में। ये जो चर्च होती थी इसका निर्माण जो होता था वो मठ की संपत्ति पे होता था, ठीक है। यानी मठों को जो भी पैसा मिलता था दान वगैरह में, ठीक है, वो पैसे से इनका निर्माण कराया जाता था। ये जो चर्च होती थी पत्थर की बनी होती थी, बड़ी चर्च होती थी, ऊंची चर्च होती थी। ये इतनी बड़ी चर्च होती थी कि इनका निर्माण करने में कभी कभी कई वर्ष लग जाते थे, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता था। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन यूरोप के मठों में ईसाई भिक्षु जो होते थे वो कैसा जीवन जीते थे, ठीक है। तो देखिए मध्यकालीन यूरोप में जो ईसाई धर्म के कुछ धार्मिक नेता, जो धार्मिक लोग जो थे वो पादरी नहीं थे, वो एकांत में जीवन जीना पसंद करते थे, ठीक है। ये जिन धार्मिक समुदाय में रहते थे उसको मठ कहा जाता था या भी इसको एबे कहा जाता था, ठीक है। और मध्यकालीन यूरोप में दो महत्वपूर्ण मठ थे, जो कि ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। ये दो महत्वपूर्ण मठ थे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में। भिक्षु जो होते थे वो अपना संपूर्ण जीवन मठ में रहते थे, प्रार्थना करते थे, प्रेयर करते थे, ठीक है, और अध्ययन करा करते थे। कृषि जैसे शारीरिक श्रम करते थे जिससे कि इनका जीवन चलता था। भिक्षुओं को निश्चित कुछ नियम होते थे, रूल्स होते थे, मठ के जो रूल्स है उसको पालन करना पड़ेगा, ठीक है, उसको फॉलो करते थे ये। एक भिक्षु का जीवन जो था वो पुरुष व महिला दोनों ही अपना सकते थे। अगर मान लो कोई पुरुष भिक्षु बनना चाहे तो वो भी बन सकता था, और अगर कोई महिला बनना चाहे तो वो भी बन सकती थी। पुरुष पुरुष भिक्षु जो था वो मॉन्क कहलाता था, ठीक है, उसको मॉन्क कहा जाता था। और जो महिला भिक्षु होती थी उसको नन कहा जाता था, ठीक है, नन कहलाती थी वो। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भिक्षु और भिक्षुणी जो थे वो उनको विवाह करने की परमिशन नहीं होती थी। किसी भी भिक्षु को व्यक्तिगत संपत्ति रखने के का भी अधिकार नहीं था। वो पैसे नहीं रख सकते थे, पैसे जोड़ नहीं सकते थे, ठीक है, क्योंकि भाई भिक्षु है, जाहिर सी बात है पैसे का करेगा क्या, मोह माया वाली चीजें हैं, तो इसलिए उनको संपत्ति रखने की अनुमति नहीं होती थी। अगला क्वेश्चन है कि सामंतवाद के अंतर्गत यूरोप में किसानों की क्या स्थिति थी। तो 11वीं सदी की अगर बात करें तो 11वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप के बहुत सारे भाग जो थे यहाँ पे सामंतवाद की उत्पत्ति हो चुकी थी। सामंतवाद जो है, फ्यूडलिज्म इसको कहा जाता है, जर्मन शब्द फ्यूड से बना होता था जिसका मतलब होता था एक भूमि का टुकड़ा। किसान जो थे वो क्या करते थे, अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड यानी जो सामंत होता था उसके खेतों पे भी काम करते थे, ठीक है, उनको उनके खेतों पे काम करना होता था। कृषक जो था वो लॉर्ड को सेवा प्रदान करता था, बदले में उनको लॉर्ड क्या देगा, सैनिक सुरक्षा देगा, यानी कि उनको सैनिक सुरक्षा मिल जाती थी। साथ ही लॉर्ड को कृषकों पर न्यायिक अधिकार भी होते थे, किसानों पे चाहे तो वो अपना अधिकार जता सकते थे। ये व्यवस्था जो थी मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड में और धीरे धीरे ये इटली वगैरह में भी विकसित होने लगी थी। अगला क्वेश्चन है कि नाइट वर्ग, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नाइट वर्ग का उदय क्यों हुआ और लॉर्ड और नाइट जो थे इनके जो आपसी संबंध है इसके बारे में बताना है। तो नाइट वर्ग जो है ये 9वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में बहुत ही युद्ध होते थे उस समय में, ठीक है, यानी यूरोप में बहुत सारे युद्ध होते थे। तो उस युद्ध के दौरान 9वीं शताब्दी में, ठीक है, बहुत मतलब सैनिक पर्याप्त नहीं थे उस समय में, युद्ध ज्यादा होते थे लेकिन सेना में उतने सैनिक थे नहीं, इसलिए चाहिए थे कुशल घुड़सवार, यानी ऐसे घुड़सवार हों जो मतलब लड़ सके, ठीक है। अश्व सेना की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी और इसी कारण ये जो नया वर्ग है नाइट वर्ग, इसकी जरूरत पड़ी। जो कुशल घुड़सवार अश्व सेना का सेना की थी इसको नाइट्स कहा जाता था, ठीक है। तो नाइट्स क्या होते थे, एक तरह से ये सैनिक होते थे, ये बहुत ज्यादा कुशल होते थे, ठीक है, ये अश्व यानी घोड़े वगैरह चलाना जानते थे, तो इसलिए इनकी नीड बढ़ती है, तो एक नया वर्ग बनता है जिसको नाइट वर्ग कहा जाता है, ठीक है, ये नाइट कहलाते थे। अगला है कि जो नाइट्स और लॉर्ड के इनके संबंध कैसे थे। तो यूरोप में नाइट्स और लॉर्ड का संबंध जो था वो वैसा ही था जैसा लॉर्ड और राजा का होता था, ठीक है। सबसे ऊपर क्या था, राजा था, फिर लॉर्ड हो गया, फिर नाइट हो गया। इस तरीके, जिस तरीके से ये राजा के प्रति स्वामी भक्त होता था ऐसे ये उनके प्रति होते थे, ठीक है। सामंत जो था वो नाइट को भूमि का एक भाग देता था और जिसे फीफ कहा जाता था। ये फीफ जो है 1000 से 2000 एकड़ या उससे भी ज्यादा क्षेत्र हो सकती थी, ठीक है, फैली होती थी। नाइट जो है वो भूमि के बदले में लॉर्ड को एक निश्चित धनराशि देगा और साथ में यह आश्वासन देगा कि अगर जरूरत पड़ी तो युद्ध में वो उसके लिए लड़ेगा, ठीक है। और नाइट अपनी सेवाएं जो था अन्य लॉर्ड को भी प्रदान कर सकता था, लेकिन सबसे पहले उसकी जो निष्ठा होती थी वो अपने लॉर्ड से होती थी। जैसे मान लो कोई, ये ए है, ठीक है, ये एक नाइट है, इसका लॉर्ड ये है, तो ये इसकी जो जिम्मेदारी होगी वो उसके प्रति होगी। हालांकि वो अपनी सर्विसेज दूसरे को भी दे सकता है, किसी बी या सी को भी दे सकता है, लेकिन उसकी जो स्वामी भक्ति होगी सबसे पहले अपने लॉर्ड के प्रति होगी, ठीक है। क्योंकि अगला क्वेश्चन है कि 14वीं सदी यानी जो 14वीं सदी थी इसकी शुरुआत तक यूरोप का जो आर्थिक विस्तार था वो धीमा पड़ गया था।
ऐसा किन कारणों से हुआ? देखो आपने देखा होगा 11वीं शताब्दी में, अगर 11वीं में हम देखें तो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ था खूब, लोग अच्छा सब कुछ कर रहे थे, बढ़िया सब कुछ हो गया था सिस्टम। लेकिन 14वीं शताब्दी तक आर्थिक विस्तार धीमा हो गया। उसके कारण क्या थे? कई सारे कारण थे। सबसे पहला कारण क्या था कि यूरोप में जो किसान लोग थे ना, ये इनके अंदर सामाजिक असंतोष बहुत ज्यादा हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, पहले जो ग्रीष्म ऋतु होती थी तो अलग फसलें उग सकती थी, लेकिन अब उसके स्थान पे यहाँ पे जो ठंडी ग्रीष्म ऋतु है उसने ले लिया। इसके कारण इनकी जो पैदावार है उसके मौसम छोटे हो गए, यानी अब ये ज्यादा पैदावार नहीं कर पा रहे थे, मौसम छोटे हो चुके थे। फिर आर्थिक मंदी आ गई थी। यूरोप में जो लॉर्ड थे, लॉर्ड की आय जो थी वो कम हो गई थी। अब लॉर्ड की आय कम होगी तो टैक्स कम होगा, यानी सरकार को टैक्स कम जा रहा था। ठीक है, और किसानों के, अब देखो किस कौन कौन प्रभावित हो रहे हैं, किसान अब उतनी ज्यादा फसल नहीं उगा पा रहे हैं, यानी किसान को नुकसान। ठीक है, लॉर्ड जो है इनकी कमाई कम हो गई तो लॉर्ड को नुकसान। अब लॉर्ड जो सरकार को जो टैक्स दे रहे हैं तो सरकार का टैक्स कम हो गया, सरकार को नुकसान, यानी सबको नुकसान पहुंच रहा था। ठीक है, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो फिर क्या हो रहा है, संसाधन कम पड़ रहे हैं, तो संसाधन के रूप में भी देखे तो उसका भी नुकसान, यानी इतना ज्यादा यहाँ पे नुकसान देखने को मिला। पहले क्या होता था, गहन जुताई होती थी, 3 क्षेत्रीय फसल चक्र, भूमि जो थी वो कमजोर हो गई। 3 क्षेत्रीय फसल चक्र में क्या था, मान लो इनके पास 3 खेत है, शरद ऋतु में कोई फसल बो देंगे, फिर दूसरी ऋतु में कोई फसल बो देंगे, तीसरे खेत को वो परती छोड़ देंगे, बाद में फिर इस खेत में आ जाएंगे। तो इस तरीके का सिस्टम यहाँ पे होता था। अब ये जो सिस्टम था ये धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। ठीक है, यहाँ पे चरागाह जो है उसकी कमी होने लगी। अब चरागाह की कमी होगी तो पशुओं की संख्या कम होने लग जाएगी, पशु मरने लग जाएंगे। फिर 1300, 1500, 1317 में यूरोप में आ जाता है अकाल। अकाल आ गया, सूखा पड़ गया, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान होता है सबको। महामारी फैल गई, महामारी से क्या हुआ, बहुत सारे पशु जो थे उनकी मृत्यु हो गई। फिर क्या होता है, जलपोत आते हैं, जलपोत के साथ आते हैं चूहे। अब चूहे अकेले नहीं आते, चूहे अपने साथ लाते हैं एक बीमारी जिसको कहा जाता है प्लेग, चूहों से फैलने वाली बीमारी प्लेग। अब इस प्लेग से, ये एक संक्रामक रोग है, यानी जो एक व्यक्ति को होगा तो वो संक्रमण दूसरे व्यक्ति को हो जाएगा, यानी ये तेजी से फैलने वाली बीमारी है। तो ऐसे में क्या हुआ, ये बीमारी फैलने लगी, लोग मरने लगे। मजदूरों की संख्या कम हो गई थी। अब मजदूरों की संख्या कम होगी तो जाहिर सी बात है मजदूर अपना भाई मुंह मांगा दाम मांगेंगे। 250% तक ज्यादा पैसे मांगने लगे मजदूर। मजदूरों की दर, जो दर है, जो रेट है वो बढ़ गया। कृषि उत्पाद का मूल्य जो था वो कम हो गया। अभिजात वर्ग की जो आय थी वो कम होने लगी। किसान, खासकर जो पढ़े लिखे किसान थे, जो समृद्ध किसान थे, उन्होंने इस चीज का विरोध करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे जो आर्थिक विस्तार होता है यूरोप में 14वीं शताब्दी में, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। ठीक है, अब देखो आखिरी क्वेश्चन है यहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाला विभिन्न प्रौद्योगिकी बदलाव के बारे में आपको बताना है। हालांकि मुझे एक क्वेश्चन पहले लेना था, फिर ये मैंने लास्ट में लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमको क्या देखना है कि 11वीं शताब्दी में यूरोप जो है वहां पे जो परिवर्तन होते हैं उसको देखना है। तो देखिए, मध्यकालीन यूरोप में अगर हम देखें तो 11वीं शताब्दी में जो किसान थे उन्होंने लकड़ी के हल के स्थान पर लोहे की भारी नोक वाला जो हल होता है उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी कि पहले जो होता था वो लकड़ी का हल होता था। अब लकड़ी का जो हल होता था, ये वाला है नुकीला हिस्सा, उतनी ताकत से जमीन की जुताई नहीं कर सकता जितना लोहे की नोक लगा देने से होने लगा। तो सबसे फायदा ये हुआ कि जब लकड़ी की जगह यहाँ पे लोहे की नोक इस्तेमाल होने लगी तो उनकी पैदावार बढ़ी, सबसे पहला फायदा। दूसरा देखो, जो घोड़े होते हैं, जब घोड़े दौड़ते हैं, जो उनके पैर के नीचे जो खुर होता है वो घिस जाता है। अगर रोड पे दौड़ेंगे तो वो घिस जाएगा, तो वो घिस जाते थे जिससे नुकसान होता था। फिर अब इन्होंने क्या करा, घोड़े के पैर के नीचे जो खुर होते हैं उसमें लोहे की नाल, आपने देखा होगा इस तरीके की नाल होती है लोहे की, इसमें कील ठोककर घोड़े के पैर में उसको ठोक दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब वो भी, उनके पैर जो खुर है वो सुरक्षित होते थे। फिर पशुओं को हल में जोतने का जो तरीका था, पहले गर्दन पे बांधा जाता था, जुआ जो होता था उससे ना पशु ज्यादा ताकत नहीं लगा पाता था, लेकिन अब वो गर्दन की जगह कंधे की तरफ बांधने लगे। अब कंधे पे जब बांधा जाने लगा तो पशु भी तेजी से अपनी ज्यादा ताकत से खेत की जुताई कर सकता है, तो इससे भी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। फिर अनाज को पीसने और अंगूर की शराब बनाने के लिए जो वायु शक्ति थी या जो कारखाने वगैरह होते थे उसका इस्तेमाल किया जाने लगा था। ठीक है, भूमि के उपयोग का जो तरीका होता था उसमें भी परिवर्तन आ गया था। 2 खेतों वाली व्यवस्था पहले होती थी, 2 खेत वाली व्यवस्था, अब इसको खत्म कर दिया गया। उसके बदले 3 खेत वाली व्यवस्था अपनाई जाने लगी। ठीक है, इसमें किसान क्या करता था, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में देखा जाए तो 2 वर्ष
अपने खेतों का उपयोग अच्छे से कर पाता था। ठीक है, होता क्या था मैं आपको समझा दूं कि ये मान लो इनके पास 3 खेत हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, शरद ऋतु में एक खेत में गेहूं और राई बो देंगे, मान लो इसमें बो दिया। फिर दूसरा बसंत ऋतु आई तो इसमें इन्होंने मटर और सेम लगा दिया, मसूर लगा दिया, जौ बाजरा जो भी बोना चाहे बो देंगे। तीसरा जो खेत था उसको परती छोड़ दिया, यानी खाली छोड़ दिया, उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर प्रत्येक वर्ष वो क्या करते थे, तीनों खेतों का प्रयोग बदल बदल कर कर सकते थे। अगले साल इन्होंने इस खेत का भी इस्तेमाल कर लिया, तब वहां की फसल कट गई उसका भी इस्तेमाल कर लिया। तो ये सिस्टम जो था ना, ये बहुत अच्छा था। इससे क्या हो गया, इनकी खेती में ना पैदावार बढ़ गई, उत्पादन बढ़ गया। अब इनकी खेती में अच्छा उत्पादन हो पा रहा था, इससे इनको बेनिफिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा चैप्टर खत्म होता है। अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बताइए 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति का आपको वर्णन करना है कि आज जो महिलाओं की स्थिति थी वो 16वीं शताब्दी में क्या थी। तो आपको पता है कि समाज जो था वो तो पुरुष प्रधान था, यानी पुरुष को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। लड़कों को ही शिक्षा देते थे, यानी लड़कों को शिक्षा देते थे, जिससे कि उनके बाद उनको अपना जो खानदानी पेशा है, क्योंकि भाई लड़के का क्या काम है, शिक्षा लेगा, कल को जो उसका परिवार का जो बिजनेस है जो भी उसको आगे चलाना था। ठीक है, और जीवन की जो आम जिम्मेदारी होती है उसको उठा सके, इसलिए लड़कों को एजुकेट किया जाता था, लेकिन लड़कियों को ज्यादा एजुकेट नहीं किया जाता था। सार्वजनिक जीवन की बात करें तो वहां पे महिलाओं की भागीदारी जो होती थी वो बहुत ही कम होती थी, लिमिटेड होती थी। उन ज्यादातर महिलाएं जो होती थी वो घर परिवार को चलाने में, ठीक है, यही काम करते हुए देखी गई है। और अगर मान लो कोई दहेज का प्रबंध नहीं कर पा रही है तो ऐसे में उस लड़की को नन बना दिया जाता था, यानी भिक्षुणी बना दिया जाता था। ठीक है, और उसको जो उनके एबे वगैरह होते हैं वहां पे भेज दिया जाता था रहने के लिए। विवाह में जो दहेज मिलता था, पुरुष क्या करते थे, अपने पारिवारिक जो बिजनेस होता है, कारोबार होता है, उसमें लगा देते थे उस पैसे को। लेकिन महिलाओं को ये हक नहीं था कि वो पति को कारोबार चलाने में किसी प्रकार की कोई सलाह दे। ठीक है, कारोबार कभी कभी क्या होता है, जो एक रिलेशन क्रिएट किए जाते हैं, कारोबारी दोस्ती, यानी जिसको आप बिजनेस रिलेशन कह सकते हो, यानी बिजनेस रिलेशन को मजबूत करने के लिए दो परिवारों में आपस में विवाह संबंध होते थे। जैसे कि मान लो एक बिजनेसमैन है और दूसरा भी बिजनेसमैन है, दोनों चाहते हैं कि उनके रिलेशन अच्छे हो जाएं, तो वो क्या करते थे, अपने लड़के लड़कियों की शादी करा देते थे। तो वो एक तरह से वो बिजनेसमैन रिश्तेदार रिश्तेदार बन जाते थे, तो इससे भी उनके रिलेशन जो है वो ठीक होते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि इसी में है कि व्यापारी परिवारों में महिलाओं की जो स्थिति थी वो कुछ अलग थी। अब यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं पर्टिकुलर जो बिजनेसमैन है, उनमें महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी अलग होती थी, क्योंकि दुकानों को चलाने में महिलाएं क्या करती थी, उनकी सहायता करती थी। व्यापारी परिवारों में यदि व्यापारी की कम आयु में मृत्यु हो जाए, मान लो कि मेल जो है या पुरुष जो है उसकी कम उम्र में मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो पत्नी होगी वो सार्वजनिक जीवन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए बाध्य होती थी। यानी कि अब उस फीमेल को उस बिजनेस को आगे बढ़ाना है और उसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी, जो भी काम होते होंगे उसमें वो सारे काम करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद क्यों हुआ। तो इसकी एक लंबी कहानी है, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया तो 8 नंबर में आएगा, वरना ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में ही आने के चांस है इसके, तो समझते हैं क्योंकि बड़ा आंसर है इसका। देखिए ईसाई धर्म में आखिर ऐसा हुआ क्यों, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण है। सबसे पहला कारण है मानवतावाद, उसको समझते हैं। देखिए क्या हुआ कि 15वीं और 16वीं शताब्दी के अगर हम समय में देखें तो जो यूरोप था, यूरोप के विश्वविद्यालय में बहुत सारे जो विद्वान थे, एक्सपर्ट थे, वो मानवतावादी विचारों की ओर आकर्षित हुए। मानवतावादी विचार जो था उसके तहत क्या माना जाता था कि मनुष्य जो होता है वो विवेकशील होता है, यानी उसके पास बुद्धि होती है, वो अपने सही गलत के बारे में सोच सकता है, यानी मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, वो अपने बारे में सोच समझ सकता है, उसके ज्यादा मतलब उस पर बर्डन नहीं डालना चाहिए, ऐसा मानवतावादी मानते थे। ठीक है, तो इस विचारधारा की तरफ ज्यादातर लोग आकर्षित हुए। यूरोप जो था उसमें मानवतावाद ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को आकर्षित किया। अब यहां पे समझना, जो चर्च के लोग हैं ना वो भी मानवतावाद की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इन्होंने ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों में बताए गए तरीकों से धर्म पालन करने का आह्वान किया। इन्होंने कहा कि भाई अपने पुराने धर्म ग्रंथ निकालो, किससे कहा, ईसाइयों से, और उन धर्म ग्रंथ को पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग यानी उसके अनुसार क्या करना है आपको। ठीक है, पुराने जो धर्म ग्रंथ है उसके अनुसार आपको अपना धर्म का पालन करना है। बहुत सारी चीजें हैं जो क्रिश्चियनिटी में यानी ईसाई धर्म में बाद में जोड़ी गई है, वो उसका विरोध कर रहे थे, इनडायरेक्टली वो उसी चीज का विरोध कर रहे थे कि आप पुराने ग्रंथ निकालो, उसको पढ़ो और उसका उसका पालन करो, उसको फॉलो करो। ठीक है, आगे देखो क्या होता है, यहां से समझते हुए चलना है एक एक लाइन, कैसे वो टर्न होगा उसको समझना है।
तो उन्होंने अनावश्यक कर्म कांडों को त्यागने की बात की, समझ रहे हो, यानी कि जो कुछ फालतू की चीजें धर्म में जोड़ दी गई थी, इन्होंने उसका विरोध करा और ये कह के निंदा की कि उन्हें एक सरल धर्म में बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, क्या बोलते थे कि ये बाद में जोड़ी गई चीजें, यानी धर्म में वो चीज पहले नहीं थी, बाद में जोड़ दिया है, इसलिए उन चीजों को फॉलो मत करो, जो पुराने ग्रंथ है उसको फॉलो करो। ईसाई मानवतावादी जो थे वो, उसमें देखो दो व्यक्ति हैं, एक इंग्लैंड के हैं टॉमस मोर और दूसरा है हॉलैंड के हैं इरेस्मेरस। अब इनका नाम थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसा मानते थे कि चर्च जो है वो एक लालची संस्था बन गई है, यानी कि चर्च का इन्होंने शुरू कर दिया विरोध। कहते हैं कि चर्च जो है एक लालची संस्था है और ये जो आम लोग हैं उनको जरा जरा सी बात पे लूटती रहती है, कुछ ना कुछ लूट खसोट करती रहती है। जो पादरी लोग हैं, ठीक है, जो प्रीस्ट हैं, पादरियों का लोगों से धन ठगने का यानी पैसा इकट्ठा करने का सरल तरीका था पाप स्वीकारोक्ति। अब ये पाप स्वीकारोक्ति क्या है, एक तरह से डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए ये कहा जाता है कि अगर आपने कोई पाप किया है तो आप इस डॉक्यूमेंट को ले लो और इससे आपको आपके सारे पापों से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आपने पाप किए होंगे वो सारे पापों से आपको छुटकारा मिल जाएगा अगर आप इसको ले लेते हो तो इस तरीके से मतलब ये क्या करते थे, लोगों को पैसे ले लेके ढकते थे, ठगते थे, उनके साथ धोखाधड़ी करते थे। ईसाइयों को बाइबल के स्थानीय भाषाओं में छपे अनुवाद से ये ज्ञात हो गया कि इनका जो धर्म है इस प्रकार की प्रथाओं के प्रचलन की आज्ञा ही नहीं देता। अब क्या था भाई, पहले जो बाइबल होती थी वो एक ही लैंग्वेज में होती थी, लेकिन जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी उसका ट्रांसलेशन हो गया। अब लोगों ने अपनी लोकल लैंग्वेज में जब बाइबल का ट्रांसलेशन पढ़ा तो उनको पता लगा यार ये जो कर रहे हैं ये तो हमारे धर्म ग्रंथ में है ही नहीं, यानी कि ये हमको पैसे मतलब हमारे पैसे लूटने का तरीका बना रखा है इन पादरियों ने। इस चीज को लोग समझ चुके थे। अब भाई मानवतावादी जो हैं वो भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं, विद्वान लोग जो हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, आम जनता भी उसके बारे में जानने लगी है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, आप समझ गए हो, तो कहीं ना कहीं वाद विवाद शुरू होगा। आगे देखो क्या होता है, यूरोप के जो किसान थे ये भी बहुत ज्यादा दुखी थे चर्च से। क्यों भाई, चर्च जो थी ना इन पे बहुत सारे टैक्स लगा देती थी। अब चर्च के द्वारा जो टैक्स लगाए जाते थे इसका विरोध कौन कर रहे हैं, किसान, यानी कि किसान भी दुखी हैं। आगे देखो, राजा भी बहुत दुखी रहते थे। राजा क्यों दुखी रहते थे, क्योंकि चर्च जो है ना वो कहीं ना कहीं उनके काम में दखल अंदाजी करती थी। अब राजा जो है वो राजगाज का काम करेगा, अपना शासन चलाएगा, मान लो अगर कोई उसमें दखल अंदाजी करता है अगर कोई व्यक्ति, तो वो अच्छी बात नहीं है ना, तो इसलिए राजा भी इस चीज से चिढ़ते थे, उन्हें पसंद नहीं करते थे। इसी वक्त एक ऐसी घटना होती है जिससे कि कहीं ना कहीं राजा बहुत खुश हो जाता है। तो वो कौन सी घटना थी, देखो मानवतावादी जो थे उन्होंने ये सूचित किया कि न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर पादरियों का जो दावा है, यानी ये जो न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर पादरी जो दावा करते हैं उस पर जो अपना एक तरह से पैरेलल सरकार चला रहे हैं, तो ये सब कॉन्स्टेंटाइन के अनुदान नामक एक जो डॉक्यूमेंट था उससे उत्पन्न हुआ है। यानी कि ईसाई धर्म में जब ये कॉन्स्टेंटाइन नहीं था उससे पहले ये चीजें नहीं थी, जब ये शासक आया तो इस शासक ने वो चीजें जोड़ दी, यानी वो धर्म का हिस्सा नहीं थी लेकिन वो बाद में किसी राजा ने जोड़ी थी। तो लोगों ने ये बात साबित कर दी। अब जो बाकी बाद के राजा थे वो खुश हो गए, उन्होंने क्योंकि उनके पास मौका मिल गया चर्च की जो दखल अंदाजी है उसको रोकने का, चर्च पे कंट्रोल करने का, क्योंकि उन्होंने ये बता दिया कि भाई ये तो फर्जी डॉक्यूमेंट है, ये तो एक जालसाजी के तहत बनाया गया है, ये हमारे उसमें थोड़ी है, यानी कि ये धर्म के अंदर थोड़ी है ये चीजें। तो ये सब इन सब कारणों की वजह से, क्योंकि लोग जागरूक हो गए बाइबल के अनुवाद पढ़ के, मानवतावादियों ने लोगों को जागरूक करा, ठीक है, किसान भी दुखी थे, किसानों ने भी आंदोलन कर दिया, राजा भी दुखी थे, उनको एक मौका मिल गया, यानी सबको एक मौका मिल गया चर्च के खिलाफ। तो इसलिए ईसाई धर्म में वाद विवाद शुरू हुआ। अब आगे एक और छोटा सा पढ़ लो, वैसे तो बहुत बड़ा आंसर कर दिया, इसे भी समझ लो ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। फिर क्या होता है, एक जर्मन युवा भिक्षु था जिसका नाम था मार्टिन लूथर। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। मार्टिन लूथर जो था इसने तो क्या करा, जो कैथोलिक चर्च थी उसके खिलाफ सीधा अभियान छेड़ दिया, ये तो बिल्कुल खुल के उसके खिलाफ आ गया। और इसके लिए उसने क्या दलील दी, मार्टिन लूथर कहता है कि मनुष्य जो है उसको ईश्वर से संपर्क यानी कम्युनिकेशन के लिए किसी पादरी की जरूरत नहीं है, ठीक है, यानी कोई पादरी की जरूरत नहीं है, इंसान सीधा प्रे करके अपने ईश्वर से, अपने गॉड से जो भी है उनसे क्या कर सकते हैं, अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे ईश्वर में पूरा विश्वास रखें, क्योंकि केवल उनका विश्वास ही उनको एक सम्यक जीवन की ओर ले जा सकता है, ठीक है, और उन्हें स्वर्ग में
प्रवेश दिला सकता है। इस आंदोलन का नाम था प्रोटेस्टेंट सुधारवाद। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके पेपर में ये क्वेश्चन ना आए, जो मैंने बताया आपसे ये पूछ लें कि प्रोटेस्टेंट सुधारवाद क्या है, ये किसने, ये आंदोलन किसने चलाया, क्यों चलाया, तो आपको बताना है कि भाई मार्टिन लूथर के द्वारा चलाया गया था, कैथोलिक चर्च के विरोध में चलाया गया था, क्योंकि पादरी जो थे वो कहीं ना कहीं लोगों को ठगते थे, लोगों को लूटते थे, इस कारण ये सब हुआ था। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें बता सकते हो। फिर क्या होता है, जर्मनी और स्विट्जरलैंड का जो चर्च है, फिर इन्होंने इसका एक्शन देखो क्या हो, इसकी मतलब प्रतिक्रिया क्या होती है। फिर जर्मनी और स्विट्जरलैंड की जो चर्च थी, इन्होंने पॉप से और कैथोलिक चर्च से अपने रिश्ते समाप्त कर लिए, सीधा बड़ा फैसला लिया कि अब हमारा इनसे कोई रिश्ता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें वाद विवाद पैदा हुआ। तो ये तो हो गया बड़ा सा आंसर जो मैंने आपको बताया, पूरी स्टोरी बता दी ऐसे ऐसे हुआ था। पेपर में आता है तो आप अपने हिसाब से लिख देना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 14वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोपीय सभ्यता में आए परिवर्तन और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी जो 14वीं और 17वीं शताब्दी थी, तो उसके बीच में जो यूरोप था, तो यूरोप में जो भी परिवर्तन आए थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो, यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी, ये हमने चैप्टर के अंदर भी बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, चैप्टर जरूर देखना। यानी नगरों की संख्या बढ़ने लगी, एक नई संस्कृति पनप रही थी जिसको नगरीय संस्कृति कह रहे थे, क्योंकि लोग नगरों में रहना पसंद करते थे। अब नगरों में जो रहने वाले लोग हैं, वो अपने आप को गांव के लोगों से ज्यादा सभ्य समझते हैं, यानी कि वो अपने आप को तो इंटेलिजेंट, समझदार, बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन गांव के लोगों को कहीं ना कहीं गवार समझते थे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अपने आप को बहुत ऊपर मानते थे। फिर नगर जो है वो कला और ज्ञान के केंद्र बन चुके थे, क्योंकि भाई यहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिल जाती थी। ठीक है, ज्ञान वगैरह सब यहाँ पे था। फ्लोरेंस हो गया, वेनिस हो गया, रोम हो गया, ये कला और विद्या के केंद्र बन चुके थे। ठीक है, अमीर लोग, अभिजात वर्ग के लोग जो थे, वो कलाकार और लेखकों को आश्रय दिया करते थे, यानी कहीं ना कहीं उनके आश्रयदाता बन चुके थे। फिर क्या होता है कि मुद्रण का आविष्कार जब हुआ, तो मुद्रण के आविष्कार से दूर दराज के जो नगर थे, ठीक है, या जो और देश थे, वहां पे भी छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगी। अब जब छपी हुई पुस्तक उपलब्ध होने लगी, तो उससे कहीं ना कहीं ज्ञान का प्रसार होने लगा, लोगों को नॉलेज होने लगी। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित हुई, लोग आधुनिक विश्व की तुलना में यूनानी व रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे, यानी कि लोग उस समय में क्या करते थे, जो आधुनिक विश्व था उसकी तुलना यूनानी और रोमन जो प्राचीन दुनिया थी उससे करते थे, प्राचीन समाज से करते थे। और अब प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार धर्म चुन सकते थे, यानी अब धर्म का बंधन उतना नहीं रहा था। पहले जो चर्च ने बहुत सारे अफवाहें फैला रखी थी, एक अफवाह तो ये फैला रखी थी कि जो चर्च होती है ना, वो पृथ्वी के केंद्र में होती है। मान लो ये पृथ्वी है तो उसका केंद्र में चर्च है, ऐसी भी एक अफवाह फैला रखी थी। तो ये सारी चीजें अब खत्म होने लगी थी, क्योंकि भाई विज्ञान बहुत आगे निकल निकल गया था। जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बहुत सारी खोज कर दी थी, वो सौर मंडल के रहस्यों को समझने लगे थे। तो सारी चीजें अब, मतलब जो धर्म जो था उसका पहरा जो था वो कम होने लगा था। चर्च पृथ्वी का केंद्र है। ठीक है, चर्च जो है वो पृथ्वी का केंद्र है। इन विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत साबित कर दिया था। ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि चर्च पृथ्वी के केंद्र में होती है, इस बात को गलत साबित कर चुके थे वैज्ञानिक। अब वैज्ञानिक सौर मंडल को भी समझने लगे थे, सौर मंडल के रहस्यों को समझने लगे थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मुद्रित पुस्तक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि देखो, पहले क्या होता था, पांडुलिपि होती थी, यानी मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, हाथ से लोग किताबें लिखा करते थे, लेकिन छपाई नहीं होती थी। बाद में मुद्रण आया, यानी कि छपाई तकनीक आ गई। तो जब छपी हुई पुस्तक उपलब्ध होने लगी तो उसके क्या फायदे हुए। अब सोचो, पहले किताब नहीं थी, अब किताब आ गई, तो किताब के क्या फायदे होंगे। तो देखो, पहले स्टूडेंट्स जो थे वो केवल जो टीचर होते थे, जो लेक्चरर होते थे, उनके बने हुए जो नोट्स होते थे, ठीक है, उस पे ही निर्भर रहते थे, क्योंकि किताबें नहीं थी। और अब क्या है, अब उसको उस पर निर्भर नहीं रहना पड़ा, क्योंकि अब तो किताबें आ चुकी है। ठीक है, तो ये समस्या दूर हो गई। अब क्या है, अब विचार, मत या जानकारी पहले की अपेक्षा में तेजी से प्रचारित हो रही है, क्योंकि किताब छपी और पूरी दुनिया भर में वो फैल गई। ठीक है, तो अब तेजी से क्या है, विचार पहुंच जाते हैं। ये विचारों को बढ़ावा देने वाली एक मुद्रित पुस्तक कई सौ पाठकों के पास बहुत जल्दी पहुंच सकती थी, यानी कि ये पुस्तकें जो थी सैकड़ों पाठकों के पास आसानी से पहुंच जाती थी। ठीक है, इससे क्या होता था कि लोगों में पढ़ने की आदत का विकास हुआ, लोग पढ़ने लगे, लोग इंटरेस्ट लेने लगे किताबों का, मतलब एक क्रेज अलग ही होता था उस जमाने में। क्योंकि जब कोई चीज पहली बार आती है ना, तो उसका बहुत क्रेज होता है। जब पहली बार स्मार्टफोन आया होगा तो लोगों को कितना मजा आया होगा, तो उसी तरीके से बुक उनके लिए नई चीज थी,
तो लोगों का बहुत इंटरेस्ट था, लोगों में पढ़ने की आदत का विकास हुआ। 15वीं शताब्दी के अंत से इटली की मानवतावादी संस्कृति का आल्पस पर्वत जो है उसके पार बहुत तेजी से फैलने का मुख्य कारण जो था वो ये इनकी किताबें थी, क्योंकि किताबों से ही लोगों को उनके बारे में नॉलेज हुई। मानवतावादी विचारधारा को लोग पढ़ने लगे, लोग समझने लगे, चर्च के जो झोल झपाटे चल रहे थे उसको समझने लगे। तो लोग समझ गए थे कि भाई किताबों का क्या महत्व है। तो किताबें जो थी बहुत ज्यादा लाभ दे रही थी, आप ये बता सकते थे। एक क्वेश्चन है ये पेपर में कभी कभार आता है, वैसे बहुत कम आता है पर हो सकता है आ जाए। कोपरनिकस क्रांति क्या थी? इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। तो देखिए, ईसाइयों की जो प्राचीन धारणा थी, पहले ये समझिए। ईसाई जो थे वो ऐसा मानते थे कि पृथ्वी जो है पापों से भरी हुई है, यानी बहुत ज्यादा पाप है पृथ्वी में। इस कारण पृथ्वी जो है इतना ज्यादा पाप हो गया कि पृथ्वी स्थिर हो गई, यानी कि रुक गई है। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है, यानी स्थिर है मतलब रुकी हुई है, घूम नहीं रही है, जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। ठीक है, अब समझो, पृथ्वी तो स्थिर है लेकिन इसके चारों ओर ग्रह जो है वो घूम रहे हैं, ऐसा पहले माना जाता था। ये प्राचीन धारणा है। अब समझिए आगे बाद में फिर क्या होता है कि कोपरनिकस जो थे उन्होंने एक घोषणा कर दी। उन्होंने क्या घोषणा कर दी कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह, यानी कि सूर्य है एक, ये है सन, और इस सन के चारों तरफ पृथ्वी हो गया, और बाकी जितने ग्रह हैं वो सारे के सारे ग्रह क्या करते हैं? परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है, यानी कि चक्कर लगाते हैं। और इसके बारे में उन्होंने अपनी पांडुलिपि जो थी, अपनी पांडुलिपि यानी कि जो उनकी पुस्तक थी उसमें इन्होंने लिखा। पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई किताब। ठीक है, इसमें बताया इन्होंने। खगोल शास्त्री जो थे जोहानेस केपलर तथा गैलीलियो गैलीली जो थे, इन्होंने भी अपने लेख के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी का जो अंतर था वो समाप्त कर दिया। यानी जो ईसाई और पादरियों ने स्वर्ग और पृथ्वी और ये सब बातें बता रखी थी, इन्होंने उन सारी चीजों का खंडन कर दिया। ठीक है, यानी कि ये परिवर्तन होते हैं। आगे देखो क्या होता है। केपलर जो थे उन्होंने अपने ग्रंथ में, जिसका नाम है, आप इसको हिंदी में खगोलीय रहस्य कह सकते हो, इसमें इन्होंने कोपरनिकस का जो सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत था उसको और ज्यादा लोकप्रिय बना दिया। ठीक है, जिससे ये साबित हो गया कि सारे ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार रूप में नहीं, यानी गोल रूप में नहीं, बल्कि दीर्घ यानी इस तरीके से अंडाकार में क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। गैलीलियो जो थे उन्होंने भी अपनी जो ग्रंथ था दी मोशन, उसमें गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि करी थी। उन्होंने लिखा था भाई कि विश्व जो है वो गतिशील है। विज्ञान के जगत में इस क्रांति ने न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था इसके साथ और अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका था। यानी कि इतनी सारी खोज, इतने सारे आविष्कार होते जा रहे थे कि जो प्राचीन धारणा थी कि ऐसा ऐसा होता है, पृथ्वी जो पृथ्वी के केंद्र में चर्च होती है, ये सारी चीजों का खंडन हो चुका था। ठीक है, तो ये परिवर्तन होते हैं। यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, जल्दी हो जाएगा आपका। तो पहला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर मैंने देखा है पेपर में आता है, वो है गोल्ड रश। गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है? और गोल्ड रश जो है वो अमेरिका में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके बारे में आपको बताना है कि उसके कारण जो, यानी इस गोल्ड रश के कारण जो अमेरिका में क्रांति हो गई थी, औद्योगिक क्रांति, उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि गोल्ड रश क्या है। तो देखिए, 1840 में जो यूएसए है, यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके कैलिफोर्निया में कुछ सोने के चिन्ह मिले, यानी कि कुछ ऐसे सबूत मिले कि यहाँ पे गोल्ड हो सकता है। और गोल्ड की वैल्यू आज भी बहुत है और तब भी बहुत थी। ठीक है, तो गोल्ड के रहस्य में लोग मतलब पागल हो रहे थे, उन्हें लग रहा था यार यहाँ तो बहुत गोल्ड है, हमें चलना चाहिए। दुनिया भर में जब ये खबर फैल गई कि वहां पे गोल्ड है, तो लोग अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, यानी रातों रात करोड़पति अरबपति बनने के लिए लोग यहाँ इधर की तरफ आने लगे। ठीक है, उनको लगता था कि भाई वहां जाएंगे सोना वगैरह मिल जाएगा, बन जाएंगे करोड़पति, फिर तो मजे ही है। आगे देखो क्या होता है। फिर इसने गोल्ड रश को जन्म दिया। गोल्ड रश का मतलब है एक ऐसी आपाधापी जिसमें हजारों की संख्या में जो आतुर यूरोपीय लोग थे, ठीक है, वो चुटकियों में अपनी तकदीर सवार लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुंचे। वो चाहते थे कि चुटकियों में वो करोड़पति बन जाएं और वहां पे पैसा ही पैसा उनको मिल जाए। ठीक है, ये सोच के लोग वहां पे गए। अब उसके कारण क्या होता है, पूरी दुनिया में ये फेमस हो रहा था, तो यहाँ पे उद्योगों में वृद्धि होती है। कैसे वृद्धि होती है इसको समझते हैं, पॉइंट को समझते हैं। देखिए, गोल्ड रश के कारण पूरे अमेरिका महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया। ठीक है, पूरे अमेरिका में क्या कर दिया गया? रेलवे लाइन यानी रेल की पटरियां, ट्रैक वगैरह बिछा दिए गए। इसके बाद क्या होता है कि हजारों की संख्या में जो चाइनीज जो मजदूर होते हैं
उनको नियुक्त किया जाता है। चीन से मजदूर बुलाए जाते हैं। रेलवे का जो साज सामान है उसको बनाने के लिए उद्योग विकसित किए जाते हैं, क्योंकि भाई रेलवे में बहुत सारी चीजें लगती हैं। अब उसको बनाने के लिए यहाँ पे उद्योग लगा दिए गए। बड़े पैमाने पर कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए जो यंत्र चाहिए उसका भी उत्पादन शुरू करा गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में औद्योगिक नगर का विकास यहाँ इसी कारण से शुरू हो गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। पेपर में हो सकता है आपके आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो मूल निवासी थे, जिसको मूल बाशिंदे कहा जा रहा है, उनकी जमीन से उनको क्यों बेदखल कर दिया गया, ठीक है, या फिर किस प्रकार से बेदखल किया गया। अब देखो भाई, ये तो वहां के मूल निवासी थे, अमेरिका में रहते थे, और उन्हीं को बाहर के जो यूरोपियन या जो दूसरे लोग आए उन्होंने उनकी ही जमीन से उनको बेदखल कर दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसको समझते हैं। तो देखिए क्या होता है, मूल बासिंदों को जमीन से कैसे बेदखल किया गया इसको समझेंगे हम। तो ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी जो थे वो ऐसे थे जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति में उनको उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि वहां पे रूल होता था छोटा बेटा जो है उसको उत्तराधिकारी पिता की संपत्ति में नहीं बनाया जाएगा। अब वो अपने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी नहीं बन सकता है, लेकिन उसके अंदर महत्वाकांक्षा है, वो अमीर बनना चाहता है। तो इस कारण क्या था, वो अमीर बनने के लालच में या मालिक बनने के लालच में अमेरिका में कहीं ना कहीं, ठीक है, अमेरिका में कहीं ना कहीं मालिक बनना चाहते थे, इसलिए वो यहाँ पे आए थे, ठीक है। अब आगे देखो क्या होता है। फिर उस समय में क्या था, कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाले जो प्रोटेस्टेंट और प्रोटेस्टेंटवाद समर्थक देशों के जो कैथोलिक अनुयायी थे, उन्होंने यूरोप छोड़ दिया। आपको पता है कि क्या हो रहा था, चर्च का प्रभुत्व बहुत ज्यादा होता था। चर्च जैसा चाहे वैसा करती थी, टैक्स लगा देती थी बहुत ज्यादा, लोगों से लूट खसोट करती थी। तो इसलिए कुछ लोगों ने उसका विरोध जताने के लिए या फिर उस चीज से निकलने के लिए उन्होंने यूरोप को छोड़ दिया, वो अमेरिका की तरफ आए। वो एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका में आकर बस गए थे, ठीक है। फिर ऐसी ऐसी उन्होंने फसलें उगाई जो यूरोप में नहीं उगाई जाती थी, यानी जो फसल यूरोप में नहीं उगाई जाती थी वो उनको उगाने लगे, क्योंकि वो यूरोप में बेचकर उससे मुनाफा कमाना चाह रहे थे, ठीक है। फिर मूल बासिंदे जो थे उनको उन्होंने बेदखल करना गलत नहीं मानते थे। उन्होंने सोचा कि उनको इनकी जमीन से निकालो, भगाओ यहाँ से, गलत नहीं मानते थे। क्यों गलत नहीं मानते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये जो मूल बासिंदे हैं ये जमीन का उपयोग करना नहीं जानते हैं, यानी इनकी जमीन इतनी उपजाऊ है, इतनी कीमती है, यहाँ पे ऐसे ऐसे पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन इनको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज में, ठीक है। आगे देखो इन्होंने कौन से तरीके अपनाए बेदखल करने के। इन्होंने सबसे पहला तरीका अपनाया धोखाधड़ी। इन्होंने क्या करा, उनकी जमीन ले ली धोखाधड़ी के दौरान, और उनको कहा कि भाई हम तुमको पैसा देंगे, और पैसा भी दिया लेकिन बहुत कम दिया, यानी पैसा देने में भी कई बार या तो पैसा बिल्कुल नहीं दिया या फिर बहुत कम दिया, वादा खिलाफी कर दी। जमीन बिक्री के जो समझौते होते हैं, जो अग्रीमेंट होते हैं, उस पे दस्तखत कराने के बाद जो इन ये जो मूल बासिंदे थे उनको हटने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया, उनसे सिग्नेचर भी करवा लिए, कागज अपने नाम करा लिए और उनको वहां से हटा दिया। फिर जो चिरोकी कबीला था, इसको खदेड़ने के लिए अमरीकी फौज का भी उपयोग किया गया, ठीक है, फौज का भी इस्तेमाल कर दिया उनको भगाने के लिए। जमीन के अंदर सीसा सोना खनिज होने का पता चलने पर जो मूल बासिंदे थे उनको उनकी खुद की जो परमानेंट जमीन थी उससे धक्के मार के निकाल दिया गया, यानी धकेल के बाहर भगा दिया गया। ये कुछ तरीके अपनाए गए जिसकी वजह से उनकी जो जिंदगी थी वो और ज्यादा बदतर हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि 1970 के दशक में आई बदलाव की जो लहर थी उसके कारण ऑस्ट्रेलिया में जो मूल निवासी थे उनके जीवन पे, उनकी लाइफ पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, बदलाव की लहर के कारण क्या होता है, अब मूल निवासी जो थे उनके साथ कितना कितना गलत हुआ है, लेकिन बाद में एक बदलाव की लहर आती है, लोग इनको दया की नजरों से देखते हैं, लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, इनको समझना चाहते हैं, ठीक है। अब ये बदलाव की लहर होती है, इससे क्या होता है ये देखिए। ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे इनको नए रूप से समझने की चाहत जगी, लोग जानना चाहते थे कि आखिर ये इतनी सदियों से यहाँ पे रहते आ रहे हैं, इनकी परंपरा संस्कृति के बारे में जानना चाहते थे, ठीक है। लोगों के अंदर एक चाहत जगी। मूल निवासियों को विशिष्ट संस्कृति वाले समूह के रूप में देखा गया, यानी कि इनकी संस्कृति जो थी बिल्कुल विशिष्ट थी, अलग संस्कृति के रूप में इनको देखा गया। फिर ये लोग जो थे ये प्रकृति को समझते थे, जंगलों में रहते थे, जलवायु को अच्छे तरीके से समझते थे, इनकी जो पद्धति थी लोग उसको जानना चाह रहे थे। फिर मूल निवासियों की जो धरोहर है, जैसे इनकी जो प्राचीन कथाएं थी, ये जो कपड़े में डिजाइनिंग करते थे, चित्रकारी करते थे, हस्तशिल्प करते थे, इसको खूब सराहा गया। उनकी संस्कृति का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में विभाग बना दिए गए, यानी अलग डिपार्टमेंट बन गया जो केवल और केवल इनकी जो संस्कृति है उसका अध्ययन करते थे। फिर मूल निवासियों जो थे उन्होंने अपना इतिहास लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले इनका इतिहास नहीं मिलता था, इन्होंने खुद से लिखना शुरू करा। मूल निवासियों की संस्कृति का लोगों ने सम्मान करना शुरू करा। मूल निवासी अपनी जमीन के साथ
संबंध आदर से देखा जाने लगा, यानी कि इनकी जो जमीन होती थी उसके साथ इनका जो संबंध था वो बहुत इज्जत के साथ देखा जाने लगा था। ये इनकी लाइफ में कुछ परिवर्तन हुए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। सेटलर, सेटलर हो सकता है पेपर में आ जाए। सेटलर जो शब्द है वो किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये जो शब्द है जो यूरोपीय लोग थे उनके लिए इस्तेमाल होता था। ठीक है, जो यूरोप से आकर अपने उपनिवेशों में स्थायी तौर पे सेटल हो गए थे, यानी मान लो अमेरिका में जाके कुछ यूरोप के लोगों ने अपनी कॉलोनी बना ली, उसको अपना उपनिवेश बना लिया है। अगर वो वहां पे परमानेंट सेटल हो गए, परमानेंट वहां पे रहने लगे हैं, तो वो सेटलर कहलाते थे। ठीक है, आगे देखो क्या है। सेटलर शब्द जो है कहाँ कहाँ पे किसके किसके लिए यूज किया जाता था, इसको देखते हैं। साउथ अफ्रीका में डच के लिए सेटलर यूज किया जाता था। आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जो ब्रिटेन के जो लोग थे जिन्होंने कब्जा कर रखा था उनको कहा जाता था। अमेरिका में जो यूरोप के लोग थे उनके लिए सेटलर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर नंबर 6 है ये कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, फिर यहाँ पे अपना ये जो वीडियो है ये खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से देखा है तो मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पे मेजी शासन की स्थापना होती है तो किस प्रकार से जापान जो है तेजी से तरक्की करता है। तो आखिर वो क्या ऐसे काम थे जिसके कारण ऐसा हो पाया? तो इन्होंने क्या करा, कृषि पर टैक्स लगाया। ठीक है, सबसे पहले क्या करा, कृषि पर टैक्स लगाया, उससे इनको फायदा हुआ सरकार को। फिर जापान जो है यहाँ पे रेल लाइन बिछाई। ठीक है, रेलवे की ट्रैक बिछाए गए जिससे कि यहाँ पे रेलवे का जो क्षेत्र विस्तार था वो काफी ज्यादा हो गया। फिर जो कपड़े के उद्योग थे, ठीक है, उसके लिए इन्होंने क्या करा, बाहर से मशीनों को आयात करा, यानी कि बाहर से ये मशीनों को खरीद कर लाए और इन्होंने फिर वहां पे उन मशीनों को स्थापित करवाया। मजदूरों का विदेशी कारीगरों के द्वारा प्रशिक्षण, इन्होंने क्या करा, जो अपने यहाँ के जो मजदूर थे उनके अंदर स्किल को डेवलप करने के लिए, यानी कि उनके कौशल को बढ़ाने के लिए जो बाहर के जो देशों में जो जैसे खासकर यूरोपियन जो कंट्रीज में जो एक्सपर्ट जो थे उनसे इनको ट्रेनिंग दिलवा दी। ठीक है, यानी कि इनको प्रशिक्षण दिलवा दिया। फिर जो स्टूडेंट थे, स्टूडेंट को पढ़ने के लिए इन्होंने कहाँ भेजा, बाहर भेजना शुरू कर दिया, विदेश भेजना शुरू करा। तो बाहर का कल्चर, बाहर की चीजों को इन्होंने समझा, सीखा। फिर इन्होंने आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था को भी प्रारंभ कर दिया जापान के अंतर्गत, जिसके कारण इनको लाभ हुआ। कंपनियों को कर में छूट और सब्सिडी देना शुरू कर दिया ताकि लोग यहाँ पे व्यापार के लिए इंटरेस्टेड हो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे व्यापार हो, अच्छा व्यापार हो, कंपटीशन आए, लोगों को क्वालिटी वाली चीजें मिले। तो ये सब इन्होंने कार्य किए। ये तो हो गया, चलो इससे क्या हुआ। लेकिन पता है पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, ये तो है कि अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ, लेकिन मान लो कभी कभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि जापान में जो आधुनिकीकरण हुआ ना उसके कारण पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ। ठीक है, या पर्यावरण पे उद्योगों का क्या प्रभाव पड़ा आपको ये बताना है। तो ध्यान से देखिए, तो आप कह सकते हो कि लकड़ी जैसे जो प्राकृतिक संसाधन है इसकी जो डिमांड थी वो पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव हुए, यानी कि लकड़ी की बहुत ज्यादा मांग हो रही थी, इस कारण इन्होंने बहुत सारे पेड़ काट दिए। अगर पेड़ काट देंगे तो क्या होगा, पर्यावरण पे गलत प्रभाव पड़ेगा, पोल्यूशन फैलेगा, नुकसान हो जाएगा। तो ये हुआ। फिर औद्योगिकरण के कारण यहाँ पे वायु प्रदूषण बढ़ गया, जल प्रदूषण बढ़ गया, इसके कारण इन लोगों को तकलीफें होने लगी। ठीक है, फिर कृषि उत्पादन में कमी का प्रमुख कारण जो है लोगों को शहरों की तरफ पलायन, क्योंकि लोग जो थे यूरोपियन कंट्रीज से कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीख रहे थे, तो शहर वाला जो कल्चर था वो भी यहाँ पे आने लगा था। तो लोग गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन करने लगे थे, उसके कारण भी इनको क्या हुआ, कुछ नुकसान हुआ। ठीक है, तो आप ये सारी बातें यहाँ पे बता सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1870 के दशक में जापान में विद्यालयी व्यवस्था, जो स्कूल का जो सिस्टम था, और राष्ट्र के एकीकरण के लिए क्या बदलाव किए गए, आपको विस्तार से बताने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया, लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना कंपलसरी कर दिया, कि लड़का हो चाहे लड़की हो सभी को स्कूल जाना कंपलसरी है। ठीक है, और जो फीस थी स्कूल की वो बहुत कम कर दी ताकि हर कोई उसको अफोर्ड कर सके। आधुनिक विचारों पे जोर दिया गया। ठीक है, लोगों में मतलब बच्चों में ये चीजें डाली गई कि वो राज्य के प्रति यानी देश के प्रति निष्ठावान हो जाए। ठीक है, अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्ति की भावना जगे, और जो जापान का जो इतिहास है उसका अध्ययन पे बल दिया गया ताकि वो जापानी इतिहास को समझे, अपने अतीत को समझे। फिर किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पे इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया ताकि टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि वो अच्छी एजुकेशन दे पाए। ठीक है, लोग सोच समझ के, बच्चे सोच समझ के किताबों का चयन करें। माता पिता के प्रति आदर, देश के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी गई लोगों को। ठीक है, इसके अलावा अगला है कि राष्ट्रीय एकीकरण के प्रयास भी किए गए, जैसे कि जो पुराने गांव और क्षेत्रीय सीमा थी उसको बदल दिया।
अब नया प्रशासनिक ढांचा बना दिया इन्होंने। फिर इन्होंने क्या करा, जो प्रशासनिक इनकी यूनिट थी, इकाइयां थी, उसको पर्याप्त राजस्व की व्यवस्था करी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स इन्होंने दिलवाया। टैक्स ज्यादा मिलेगा तो उससे क्या होगा, स्कूल और जो हेल्थ सर्विसेज है वो उनको मिल पाएगी। ठीक है, 20 साल से अधिक आयु के जो युवक थे, जो नौजवान थे, उनके लिए कुछ अरसे तक सेना में काम करना जरूरी कर दिया था कि वो सेना में जाएंगे तो जाहिर सी बात है देश के प्रति वफादारी, राष्ट्र के प्रति इज्जत उनके मन में अपने आप ही आएगी। आधुनिक सैन्य बल तैयार किया गया, सख्त सेंसर व्यवस्था लागू की गई, कोई भी चीज ऐसे ही पब्लिश नहीं की जा सकती है। ठीक है, और नौकरशाही और सेना सीधा सम्राट के अधीन रख दी गई, सम्राट ही फैसले लेगा। तो ये कुछ परिवर्तन किए गए। फिर एक चीन वाला क्वेश्चन बहुत आता है इस चैप्टर में से। क्वेश्चन है कि चीन में आधुनिकरण के लिए कौन से तरीके अपनाए गए। तो चाइना ने बहुत सारे तरीके अपनाए, जैसे कि इन्होंने क्या करा, साम्यवादी दल का कड़ा नियंत्रण। आपको पता है चाइना में जो शासन है वो कम्युनिस्ट है, यानी कि साम्यवादी शासन है, और इसका कंट्रोल बहुत अच्छा था। फिर इन्होंने आर्थिक खुलेपन की नीति को अपनाया, यानी ज्यादा से ज्यादा व्यापार करने की कोशिश की। ठीक है, मुक्त व्यापार की ओर ये बढ़े, और दुनिया के देशों जैसे अमेरिका वगैरह से इन्होंने क्या करा, व्यापार करना शुरू करा। सामंतवाद को इन्होंने खत्म कर दिया। एजुकेशन को इन्होंने बहुत महत्व दिया, शिक्षा का विस्तार किया। ठीक है, विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने का इन्होंने पूरा प्लान बनाया। औद्योगिकरण बहुत तेजी से हुआ, दुनिया भर की चीजों को ये मैन्युफैक्चर करते थे और अपने यहाँ से क्या करते थे, एक्सपोर्ट करने लगे। फिर केंद्रीकृत सरकार की स्थापना हुई, यानी एक सरकार होगी वो पूरे चाइना को चलाएगी। पुरानी असमानताएं जो होती थी पहले, ऊंच नीच या कुछ भी ऐसा कल्चर में इनके रहा होगा, तो उसको इन्होंने पूरी तरीके से खत्म किया। आधुनिकरण का श्रेय साम्यवादी दल को मिला, क्योंकि देखो यहाँ पे एक ही पार्टी का शासन रहा है, वो साम्यवादी दल का रहा है, तो जाहिर सी बात है आधुनिकरण होगा तो इन्हीं को श्रेय मिलना था। एक ही दल की सरकार, बिल्कुल यहाँ पे एक ही सरकार चलती है, वो है कम्युनिस्ट। ठीक है, फिर बाजार संबंधी सुधार करे। अर्थव्यवस्था पे इन्होंने सरकारी नियंत्रण करा, यानी सरकार का पूरा कंट्रोल होगा, अर्थव्यवस्था पे सरकार चलाएगी। ठीक है, पूंजीवाद वगैरह का ये विरोध करते हैं क्योंकि ये कम्युनिस्ट और साम्यवादी विचारधारा के लोग हैं। अगला क्वेश्चन है कि जापान के द्वारा अपनाया गया आधुनिकरण के मार्ग पर चर्चा कीजिए। तो देखिए, पारंपरिक कौशल और प्रथाओं का प्रयोग, यानी कि जापान ने जो उनके पारंपरिक कौशल थे, जो उनकी प्रथाएं थी, उनके जो ट्रेडिशन थे, उसका प्रयोग किया। इन्होंने पश्चिम को भी माना, यानी जो पश्चिमी देश थे, यूरोप वगैरह के देशों को इन्होंने कहीं ना कहीं उसको फॉलो करा। ठीक है, उनका अनुकरण करा। जापानी राष्ट्रवाद पे भी बल दिया, ताकि जापान के लोग अपने इतिहास को समझे, अपने देश के प्रति वफादार हों, निष्ठावान बने, राष्ट्र के प्रति जान तक देने को तैयार हो। इस तरीके का इन्होंने राष्ट्रवाद अपनाया। और निष्ठावान नागरिक बनना, ठीक है, अपने हर एक नागरिक को निष्ठावान बनाने का प्रयास किया। सम्राट के प्रति वफादार रहने की शिक्षा दी, ताकि लोग अपने देश के और अपने सम्राट के प्रति वफादार रहें। ठीक है, तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है, और मैंने आपकी सारी बुक, यानी पहले चैप्टर से लेकर 7वें चैप्टर तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। ज्यादातर आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने पेपर में लिख कर आएंगे। तो इस वीडियो को देख लेना, इसके अलावा एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह और भी मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं, तो उसको जरूर देख के जाना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।